नमस्कार। बीजेपी चाहे सत्ता में रही हो, विपक्ष में रही हो, कुछ चेहरे और कुछ आवाजें हमेशा मुखर होकर बाहर निकली हैं और कुछ नेता बीजेपी के ऐसे हैं जिनको किस पद पर हैं, कहां पर हैं, इसका फर्क नहीं पड़ता। उनका चेहरा, उनकी आवाज और उनका जो विजन है वही साफ बाहर झलकता है। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी। क्योंकि बात बिहार की है, बिहार से आने वाले नेता हैं और बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि बिहार का बच्चा बच्चा जो है वो राजनीति की समझ रखता है और वहां पर जब चुनाव होते हैं तब तो सिर्फ बिहार की बात नहीं होती, बल्कि बात राष्ट्रीय मुद्दों पर भी होती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी होती है। और इसीलिए रविशंकर प्रसाद जी, उनसे हम तमाम विषयों पर बात करेंगे अपने डीडी डायलॉग में। लेकिन सबसे पहले जरा उनका जो राजनीतिक सफर रहा है एक झलक वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद सवालों का दौर शुरू करेंगे। भाजपा के कद्दावर नेताओं में शामिल रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट में दिग्गज वकील भी हैं। पटना में जन्मे रविशंकर प्रसाद ने पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स राजनीतिक विज्ञान में एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले प्रसाद आपातकाल के दौरान जेल भी गए। रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में वर्ष 2000 में अपनी संसदीय पारी की शुरुआत की। तब से लेकर अब तक रविशंकर प्रसाद 4 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और 2024 में दूसरी बार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। रविशंकर प्रसाद ने राम जन्मभूमि विवाद में रामलला का प्रतिनिधित्व किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोयला एवं खान राज्य मंत्री रह चुके रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार में भी कानून व न्याय मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। राजनीतिक सफर की ये छोटे से अंश थे आपके बारे में रविशंकर जी। हालांकि बातें तो करने के लिए आपके बारे में बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, अब बिहार की बात हो, लेकिन मैं कल रात को ही बिहार से लौटी पटना से, वहाँ पर जिक्र तो संसद का ही चल रहा था और ये भी सवाल था कि आप जब सरकार में भी रहे और परमाणु परीक्षण जब हुआ तब भी कुछ ऐसे ही संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन आत्मनिर्भर होकर भारत निकला। भारत के पुरुषार्थ को किसी ने ललकारा तो भारत फिर बाहर निकला। ऐसी स्थिति आज भी आ गई है, आज सुबह से यही खबर है। आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले अगर आपकी अनुमति हो तो मैं नौजवान साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ। यू नीड टू नो, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में जेपी का शिष्य रहा हूँ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हम लोग जेल गए, बदलाव हुआ। मैं आपको जेपी के बारे में बताना चाहता हूँ। जेपी एक बहुत बड़े नेता थे। वो हजारीबाग जेल से 30 फीट कूद कर भागे थे एंड बिकेम ए बिग रिवोल्यूशनरी। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की सिफारिश की थी। कहा नहीं, मैं सर्वोदय के लिए काम करूंगा। 69 में इंदिरा गांधी उनको राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। कहा नहीं, मैं देश के लिए काम करूंगा। और 77 में जब जनता पार्टी जीती, उनके कारण जीती, एक बार चाहते तो वो पीएम बन जाते। कहा नहीं। और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि दूरदर्शन पर ये मैं कहना मुनासिब समझता हूँ। जेपी अमेरिका में पढ़ते थे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, बर्कली में। प्रभावती जी भी फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। कहा कि तुम 26 साल की हो, वो 28 साल के हैं, क्या कर रही हो, उनसे पूछियो। कहा जेपी मेरी भावनाओं की कदर करेंगे एंड दे हैड नो इशू। तो आज जेपी के बारे में हमारे यंग फ्रेंड्स जाने कि देश ने कैसे महान नेता को पैदा किया और हमारा परम सौभाग्य कि मुझे उनकी अगुवाई में काम करने का अवसर मिला। इसलिए आज मुझे लगा कि आपने जेपी आंदोलन की बात की तो मैं बताऊं। अब जो आप सुबह की खबर बता रही हैं, होता है ना, देखो भारत बहुत मजबूत है। एटम बम फटा, दुनिया ने प्रतिबंध लगाया। अटल जी की सरकार में हम लोग थे उस समय। क्या अटल जी झुके क्या?
अभी पाकिस्तान ने क्या कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल, हम झुके क्या, पिटाई कस के किया ना सिंदूर में। और मैं दुनिया घूम के आया हूं अभी डेलीगेशन के लीडर के रूप में, पूरा यूरोप देखा है दुनिया ने क्या संवार की। नहीं, इंडिया बहुत, और जिस वो लोग भारत की आर्थिक ताकत से बहुत प्रभावित है। तो ठीक है, भारत सरकार ने जवाब दिया है। आप ट्रंप के टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो जवाब दिया गया है कि इसका हम अध्ययन कर रहे हैं और भारत के हितों की रक्षा के साथ हम कार्रवाई करेंगे। और बाकी ट्रेड डील की बात भी चल रही है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक तरीके से जो बात सरकार कह रही थी वही बात अमेरिका ने कह दी ना विपक्ष को, कि कोई डील नहीं हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में। अब चर्चा में तो राहुल गांधी से लेकर सबने यही बोला कि कोई डील हुई जिसकी वजह से अमेरिका के कहने पर सीज फायर हुआ। तो डील तो नहीं हुई है, तो साफ हो गया। देखिए, मैं एक वरिष्ठ नेता हूं, तो विदेश नीति में मेरे बोलने की सीमाएं हैं। जो भी बोलेंगे विदेश विभाग के लोग बोलेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह के फैक्ट सामने आए कि हमने दोनों को कहा कि हम ट्रेड करेंगे, लड़ाई बंद करो, हाँ, हमने मध्यस्थता कराई, जो पीएम ने साधा शिष्ट भाषा में जवाब दिया, और अब आप कह रहे हैं कि ये ट्रेड डील मैं लगा रहा हूं क्योंकि आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो आप बाकी कर रहे हैं। तो इस सारे कारण कई और प्रश्नों को उत्तर देता है और उछालता भी है। देखिए क्या होता है। हाँ। आप यूरोप गए थे और आपने ऑपरेशन सिंदूर का जो अभी जिक्र किया, विदेश में क्या छवि है भारत की? बहुत अच्छी छवि है। देखिए, दो चीजें, जिस समय मैं विदेश में था उसी समय भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया। ऑपरेशन सिंदूर का होना और भारत की चौथी इकोनॉमी बनना, ये साथ हुआ ना। और उस समय हम विदेश में थे, तो लोग इससे बहुत प्रभावित हैं। और दूसरा, जो डिजिटल इंडिया की सफलता है भारत की, मैंने जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा मुझसे कि नहीं, आप हमसे बहुत आगे निकल गए। यूरोप की बाकी कंट्रियों ने कहा हम जानना चाहते हैं। और जिस तरह भारत के गरीब आजकल डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं बिहार या अपने क्षेत्र में घूमता हूं तो जरा जल्दी व्हाट्सएप कर दें ना। अब जो हिंदी नहीं बोल पा रहा है लेकिन मगही में कह रहा है व्हाट्सएप भेजो, और यंग बच्चे बोलते हैं रवि अंकल हम भी गूगलिंग करते हैं, हम भी सर्च इंजन चलाते हैं। और आप लोग भी करते हो कि नहीं? बोलो नौजवान लोग, गूगलिंग करते हो ना? दिस इज डिजिटल इंडिया, दिस इज एम्पावरमेंट। तो ये जो मैं देखता हूं, और चूंकि पूर्व आईटी मंत्री के रूप में मुझे मोदी जी की अगुवाई में काम करने का सौभाग्य मिला, तो मुझे परम संतोष मिलता है। और आज मैं यहाँ पर नौजवान साथियों के लिए एक विषय कहना चाहता हूँ। जब मोदी जी 14 में देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो उन्होंने एक नारा दिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा तो ऐसा भारत बनाऊंगा जहां IT प्लस IT इज इक्वल टू IT। व्हाट डज इट मीन माय यंग फ्रेंड्स? IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्लस IT, इंडिया टुडे, इज इक्वल टू IT, इंडिया टुमारो। हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नया भारत बनाना है। और आज आप देखो, और मैं आपसे कहता हूं कि दूरदर्शन को मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भारत का बदलाव हुआ है आम आदमी का, हमने कहा समावेशी भारत बनाएंगे डिजिटल इंडिया से, एलिटिस्ट नहीं। और मेरे लिए सबसे संतोष की बात आपको बताऊं, जब देखता हूं कि हाथ में एक महिला सब्जी बेच रही है, फल बेच रही है, और उसका बारकोड लगा हुआ है ना, आप डिजिटल पेमेंट करो, दिस इज एम्पावरमेंट। बिहार में क्या चल रहा है? मतलब बिहार में सब ठीक बा? सब ठीक बा। देखिए, चुनाव हम लोग जीतेंगे, और जब भी चुनाव आता है तो कुछ तो होता है ना, चर्चा होती है, विस्फोट भी होता है, तो होने दीजिए ना। लोकतंत्र की खुशबू है ना, ये तो खूबसूरती भी है। लोग बोर हो चुके हैं क्या 20 साल से एक ही चेहरा देख देख कर? आपने अभी कहा लोग बोर हो जाते हैं, तो एक चेहरा देख देख कर इतने समय से बड़ी बातें हो रही है नीतीश जी के बारे में। हमेशा एक बात समझिए, जब भी आप बिहार को देखती हैं तो बिहार के दो चेहरे हैं। एक चेहरा है एनडीए सरकार के पहले का, और आज भी उसको लोग याद करते हैं।
अभी आपने मेरा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का परिचय दिया, मैं रामलला का वकील था। एक परिचय कैसे भूल गई? चारा घोटाले को एक्सपोज करने वाला वकील भी मैं ही हूँ। अलकतरा घोटाले का भी मैंने ही एक्सपोज किया। मैं PIL पिटिशनर था, सुशील मोदी वकील था, सुशील मोदी पिटिशनर थे। मैं नाम नहीं लूंगा। बड़े नेता जेल में गए और अभी सजा याफ्ता है, एक की भी रिहाई नहीं हुई। सप्लायर हो, IAS कलेक्टर हो, नेता हो, कोई भी हो। तो लोगों ने उस देश देखा है, उस समय का खौफ देखा है, तो काफी बदलाव है। एक बार बिहार आप गई है ना, कभी पटना में अटल पथ और JP गंगा पथ पर आप घूमी है? आज जो सड़कें बनी है घूमी है? 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, 6 से 12 मेडिकल कॉलेजेस हो गए, PMCH की नई बिल्डिंग बन गई, मेडिकल कॉलेज की, सब हुआ है। तो विकास को भी देखना चाहिए और अतीत में क्या हुआ ये भी देखना चाहिए। नहीं, अतीत में क्या हुआ ये भी देखना चाहिए, लेकिन जो हाल में हुआ वो कैसे भूल सकते हैं रविशंकर जी? पटना में अगर गोलियां चलती हैं और आपको खुद कमिश्नर से बात करनी पड़ती है क्योंकि आपकी कंस्टिट्यूंसी है। अपराध होते हैं, अपराध पर सख्त कार्रवाई क्या होती है इंपॉर्टेंट है। 2.5-3 दिन में शूटर पकड़े गए कि नहीं, एक इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ कि नहीं, ये जो अस्पताल में आकर के मारा गया वो सारे पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, तो ये भी आपने सामने आता है। कई गोली से शहीद हुए कि नहीं हुए, घायल हुए कि नहीं। तो सरकार काम कैसा करती है ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, मैं आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस पर एक बात जरूर कहूंगा, चुनाव जब भी आता है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है। ये साजिश लग रही है आपको? अब मैं निष्कर्ष तो आप निकाल रही हैं, 2020 में भी यही हुआ था, समझ गए आप? इसलिए मैं अनुभव के बिना पर बोल रहा हूँ। अब जरा याद करिए लालू जी के समय क्या हाल था, किडनैपिंग होती थी, अपहरण होता था। तो जाइए पुराने पीड़ित लोगों से बात करिए कि अगर छुड़वाना है तो जरा जाके वहाँ निगोशिएट कर लीजिए ना एक बड़ी बिल्डिंग में। आप समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब वो नहीं होता। नीतीश जी ऑनेस्ट हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हम दोनों की सरकार काम कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री बिहार के विकास के लिए इतना चिंता कर रहे हैं। अब तक देखिए 2-3 चीज़ आपको जानना चाहिए। जब लालू प्रसाद गए थे तो बिहार का बजट था 23,000 करोड़, अब है 3.5 लाख करोड़। बिहार के हर गांव में बिजली है और पटना से आप चलिए मोटर से तो दिल्ली पहुंच जाइए या काशी पहुंच जाइए। बाकी मैंने पटना में अपने क्षेत्र में वंदे भारत जमशेदपुर के लिए, रांची के लिए, लखनऊ के लिए, अयोध्या के लिए, गोरखपुर के लिए, कलकत्ता के लिए, सिलीगुड़ी चलवा दिया। जब पटना एयरपोर्ट जब एयरप्लेन से आई है ना, एयरपोर्ट कैसा लगा आपको? हाँ, मैंने एयरपोर्ट देखा और मैंने उसकी तारीफ की कि पहले के पटना में और अब में। तो मुझे जब इंटरव्यू करने का प्रशांत किशोर, तेज प्रताप का मौका मिला तो उन्होंने कहा वो एयरपोर्ट मैंने ही बनवाया है, लग करके। उन्होंने कहा कि क्या बिहारी को सिर्फ इतना छोटा सा एयरपोर्ट ही डिजर्व करता था? बैंगलोर जाइए इतना बड़ा है, दूसरी जगह जाइए इतना बड़ा। उन्होंने इसका भी मखौल उड़ाया। बड़ा अच्छा लगा मुझे, अच्छी बात। मुझे जवाब देने दीजिए, करो तो परेशानी, न करो तो परेशानी, ये कौन सा तर्क है भाई? आज पटना एयरपोर्ट में लगा हुआ था, मेरे ही प्रयास से बना है और भारत सरकार के आशीर्वाद से बना है। वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। रनवे एक्सपैंड कर रहे हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन रहा है, रक्सौल में बन रहा है। आपको मालूम है दरभंगा से जब एयरपोर्ट को ऑपरेशनल किया गया अब तक कितने वहाँ यात्री आ चुके? 9 लाख। तो छोड़ दीजिए, जो नहीं देखते हैं तो मत देखने दीजिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आपको मालूम है कि आज बिहार में आंगनवाड़ी और जीविका दीदी की संख्या करोड़ों में है। ड्रोन दीदी, नीचे की बात कर रहा हूँ, अच्छा लगता है इस बदलाव से। आज भारत में लगभग 3 करोड़ 60 लाख आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। बड़ी संख्या में किसानों को पैसा मिलता है जो भारत सरकार जाता है। नीतीश सरकार ने बहुत काम किया है। तो ये चीज़ें देखिए जमीन पर दिखाई पड़ती हैं। 80 करोड़ लोगों को जो भोजन मिल रहा है, तो बिहार में संख्या बहुत बड़ी है जो फ्री राशन मिलता है। तो एक बार नीचे जाइए आप लोग, नीचे का मतलब रियल नीचे, और उनकी जिंदगी में क्या बदलाव है, क्या ठहराव है, क्या शांति है, ये बात है। रविशंकर जी, आपसे हमेशा ना बेबाकी बातचीत होती है। आपको कभी वो नहीं लगता कि आपसे कितने भी हार्ड हिटिंग सवाल पूछ लो या इजी सवाल, आपने कभी कहा ही नहीं। मैं रोक रहा हूं आपको। आप हमेशा यही बोलते हैं कुछ भी पूछो।
तो इसलिए मैं वही पूछ रही हूँ जो आपके विरोधी पूरा कैंपेन चला रहे हैं। अब आपने जो ये कहा कि गरीबों को खाना मिल रहा है, सड़कें बन चुकी हैं, ट्रेन चल रही है वंदे भारत, उनका कहना है ये ट्रेन जो है ये मजदूरी करने के लिए बिहारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए है। अभी भी बिहारियों की इमेज ये क्यों है कि वो मजदूर हैं, उनको महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है मजदूरी करने के लिए। तो ये जो विकास हो रहा है ये उन तक पहुंच भी रहा है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो बाहर जाने की बात है तो उसके दो पक्ष में रखना चाहूंगा। एक ऐतिहासिक पक्ष अथवा वर्तमान पक्ष। ये बिहारी कहाँ पहुंचे थे? मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, ब्रिटिश गायना, फिजी, तो मजदूरी करने गए थे ना। अब कमला प्रसाद विशेषकर प्राइम मिनिस्टर है ना, जगन्नाथ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है ना। तो ये बिहार की परंपरा है। तो उस समय अंग्रेजों ने काम किया, तो बाहर जाके काम करना है, यह बिहारियों की फितरत में है। जहां तक अभी का सवाल है, इसके भी दो कारण हैं। दादाजी मुंबई चले गए तो हम भी जाएंगे, पंजाब चले गए तो हम भी जाएंगे। तीसरा, बिहार में भी संभावनाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इस बात से, मेरी गंभीर आपत्ति है कि बिहारी खाली मजदूरी करता है। कितने अधिक संख्या में आईएएस आते हैं बताइए तो, कितनी बड़ी संख्या में साइंटिस्ट हैं, कितनी बड़ी संख्या में आईटी एक्सपर्ट्स हैं। एक बार मैं इन लोगों को कहूंगा, जरा, मैं सिलिकॉन वैली 2 बार गया हूं एज ए मिनिस्टर, मैं तो बिहारियों को देख के अवाक रह गया। तो कृपया करके अपनी राजनीति के लिए बिहार की छवि मत खराब करिए आप। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, बिहार के लोग बहुत समर्थवान हैं, क्षमतावान हैं, इंटेलेक्चुअली बहुत प्रोडक्टिव हैं। तो इन लोगों में अगर राजेंद्र प्रसाद और जेपी की परंपरा, बाबू कुंवर सिंह की परंपरा और बाकी विद्वानों की परंपरा दिखाई नहीं पड़ती है। कितनी बड़ी संख्या में आईसीएस लोग बने हैं, आईएएस बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, तो कभी उनको देखें। अब बाकी कोई व्यक्ति 9th पास है तो उसको मजदूरी की बात दिखाई पड़ती है, तो मुझे कुछ नहीं कहना। अब वो 9th पास वाली जो बात है, उनकी बहन तो डॉक्टर है ना। अब छोड़िए, मैं देखिए, मैंने बस एक कमेंट किया, मैं इससे अधिक नहीं करूंगा। बहन डॉक्टर है ना। मैं एक स्तर से आगे नहीं बढ़ता हूं। छोड़िए, कौन डॉक्टर है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खैर उन्होंने अभी तक प्रैक्टिस तो नहीं की, वो अलग बात है। लेकिन प्रशांत किशोर, उनके बेटे पढ़ते हैं दून स्कूल में। अब कल प्रशांत किशोर से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मैंने कैंपेन ही ये चलाया है कि आप वोट डालने जाएं तो अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट डालने जाएं, कि आपके बच्चे के लिए क्या स्कूल है, क्या एजुकेशन है। सारे नेता जो बिहार के बड़े नेता हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। तो क्या बिहार में इतने सालों बाद भी ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को भी आप बिहार में पढ़ा पाएं? पहले मैं आपसे एक बात विनम्रता से कहूं, मैं शुद्ध सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। हाँ। मैं एक दिन भी अंग्रेजी मीडियम में नहीं गया। राजेंद्र नगर हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, पटना यूनिवर्सिटी से बहुत लोगों ने किया है, आज भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बिहार के लोग अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ाना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर एक क्लर्क भी चाहता है कि मेरी बेटी दिल्ली में आके पढ़े या मुंबई में आईआईटी में पढ़े, तो आपको परेशानी क्या है? हमने उसका रास्ता क्या देखा? लड़ करके हम लोग पटना में आईआईटी ले आए कि नहीं? और जब मैं आईटी मिनिस्टर था तो मैं आपको बताऊं इस चैनल पर कि पटना में आईआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से बहुत विकास हुआ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज वहाँ 12 मेडिकल कॉलेज खुले हैं कि नहीं खुले? हम लोग पटना में एम्स ले गए कि नहीं ले गए? दोनों चीज़ देखनी चाहिए। हाँ, वक्फ को लेकर के कूड़े में फेंकने की बात चल रही है कि हम सरकार में आएंगे तो बिल फाड़ कर फेंक देंगे। वक्फ एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इस पूरे चुनाव में। तेजस्वी यादव ने पूरा कैंपेन चला दिया है वक्फ के खिलाफ। देखिए, मैं आपसे 2 बात कहना चाहूंगा। जब भी मुस्लिम समाज में सुधार की कोई भी बात होती है तो खड़े हो जाते हैं। अच्छा करती हैं आप, वो बताती हैं कि देश के लॉ मिनिस्टर के रूप में 3 तलाक का बिल मैं ही लेके आया था। हाँ, जिसने महिलाओं को एम्पावर किया। कितना विरोध किया था इन लोगों ने, याद है ना आपको? जब शाहबानों का विषय आया था, कितना विरोध किया था इन लोगों ने? एक बूढ़ी महिला को 125 रुपये मेंटेनेंस मिले थे बस, याद है ना आपको? पर तूफान खड़ा कर दिया। अब ये कर रहे हैं। वक्फ की कहानी क्या है? वक्फ एक धार्मिक संस्था नहीं है। वक्फ एक लीगल बॉडी है जिसमें जो वाकिफ होता है कि भाई मेरी ये संपत्ति है, ये समाज के काम में आए। और एक होते हैं मुतवल्ली, जिसको कहते हैं मैनेजर।
मुतवल्ली का काम है कि वाकिफ की इच्छा के मुताबिक ये काम हो रहा है कि नहीं। तो मुतवल्ली साहब वो कर रहे हैं कि जमीन को मार रहे हैं, ये देखने का अधिकार नहीं है क्या? मेरे अपने कंस्टिट्यूंसी में पटना में एक तालाब है सरकारी जमीन, जहाँ लोग अर्घ देते हैं छठ में, वो कहते हैं हमारा वक्फ है। अब छोड़िए उसको, यहाँ तो करें, राष्ट्रपति भवन वक्फ है, संसद भवन वक्फ है। अब दूरदर्शन का स्टूडियो बचा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, इस पर भी तो क्लेम कर ही देंगे। अभी तक तो बचा हुआ है कि हमारे मुगल खानदान के लोग आए थे तो यहाँ नमाज अदा करते थे। नॉनसेंस, क्या मतलब है इसका? क्या पिछड़ों को, मुसलमानों को जगह नहीं मिलनी चाहिए क्या? महिलाएं आती है तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये वो उठाएंगे बात तो हम जवाब देंगे। पिछली बार आपने एक स्लोगन दिया सूट बूट की सरकार, जो बड़ा वायरल हुआ, पूरा कैंपेन चला। इस बार आपने बिहार में नमाजवादी कह दिया है। ये जो भाषा है, फिर यही आरोप लगते हैं कि बीजेपी जब भी चुनाव आते हैं तो एक तरीके से दो धड़े में चुनाव को ले जाती है, एक तरफ नमाजवादी, दूसरी तरफ सांप्रदायिकता। देखो राजनीति में चुनाव के वक्त तो चलता है ना, आप लोग भी तो आती है ना, जुमला है ना, सब चलता है। ये जुमला है तो बस चलने दो। मैं जरा अपने ऑडियंस, क्योंकि इतने सारे युवा बैठे हैं, इनके पास जाऊं, लेकिन एक सवाल आपसे कि इस बार तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार से बेदखल कर दिया है। वो अलग ताल ठोक रहे हैं मैदान में और कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आरजेडी की पोल पर पोल खोल रहे हैं। आपको लगता है ये सिर्फ एक गिमिक है या फिर वाकई में इसका असर आपके कैंपेन पर पड़ेगा? क्योंकि परिवारवाद जिसकी आप बात करते थे उसमें तो फूट पड़ गई है। देखिए पहली बात मैं कहूँगा, सामान्यतः हम परिवार पर नहीं बोलते हैं। अभी उनके आपस की कशमकश है, वो मैं नहीं बोलूँगा। अगर वो मैदान में आए, उनका स्वागत है, देखा जाएगा अब कौन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, उनके कुछ कमेंट बड़े जोरदार होते हैं, तो वो भी एक जुमला बनेगा चुनाव प्रचार में। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि अब वो एकदम रिटायरमेंट के एज में पहुंच चुके हैं। उनकी स्थिति के बारे में लगातार कैंपेन में सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे या बीजेपी के पास कोई और विकल्प है इस वक्त? देखिए नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे, पहली बात इसको साफ किया गया है। नीतीश कुमार के बारे में आप इतना बोलती हैं, आपका अधिकार बोलने का है। वो कितना बिहार में दौरा कर रहे हैं देखिए तो, अभी पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मैं जानता हूँ। कई बार मैं उनके साथ यात्रा में रहा हूँ। तो ठीक है, उम्र का कुछ असर पड़ता है, लेकिन इसको लेकर के हेल्थ के बारे में इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। वो काफ़ी क्या। और एक बात कभी नहीं भूलिए, नीतीश जी का एक बेस भी है, गरीबों का, अति पिछड़ों का, तो उनसे जुड़ते हैं। नरेंद्र मोदी से भी जुड़ते हैं, एनडीए से जुड़ते हैं। तो नीतीश जी मजबूरी तो नहीं है ना, वोट बैंक है इसलिए मजबूरी है। नीतीश जी को हम लोगों ने उनको वोट नेता बनाया था 2005 में। देखिए अगर हम लोग का रिश्ता इतना पुराना है तो आपको प्रॉब्लम क्या है मुझे बता दीजिए। अब मैं थोड़ा आपसे सवाल पूछता हूँ। देखिए राजनीति में रिश्ते बनते हैं और बिखर जाते हैं। एक दो बार के छोड़ के अगर हमारा रिश्ता चल रहा है 20 साल से, व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैम? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एनडीए, बीजेपी, नरेंद्र मोदी रिश्तों को निभाना जानते हैं। ओके। और वो लोग भी समझ गए हैं कि बाकी तो अब आप देखिए, वीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, देवेगौड़ा की सरकार, मिले बने बिगड़े बिफरे, वो नहीं होता यहाँ पर। तो उसको स्वीकारना चाहिए। ऑडियंस से जरा जल्दी से सवाल ले लेते हैं। आपने बताया है कि लोग दिल्ली मुंबई भेजना चाहते हैं शिक्षा के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बिहार की बात करें तो बिहार में पेपर लीक की बात होती है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षक की स्थिति आपको पता होगी कि कितने शिक्षक आते हैं, कितने बहाली होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे कैसे हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे भरोसा कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अभी बिहार में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हुई है ना स्कूल के लिए, हम लोग देखते हैं, वो पढ़ा भी रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारा जा रहा है। मैं तुमसे इतना ही एग्री करता हूँ कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है, और वो हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई कि नहीं आ गई? बिहार में IIM आ गया कि नहीं गया? मैं बताओ। बिहार में 12 मेडिकल कॉलेज हो गए कि नहीं हो गए? तो ये भी अपने आप में देखना चाहिए। दोनों बातें हैं। और बिहार का जो पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है, वो एक वर्ल्ड लेवल की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो सारी बातें हो रही हैं और काम करने की ज़रूरत है, करेंगे, इतना वादा है। मेरा सवाल ये है कि महिला सुरक्षा की बात की जाए तो बिहार के कई गांव में महिला खुद को सुरक्षित नहीं मानती है।
तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या क्या बदलाव ला सकते हैं? महिला की सुरक्षा बहुत जरूरी। आपको मालूम है बिहार पुलिस में कितनी महिलाओं की भर्ती हुई है? इंस्पेक्टर में, कांस्टेबल में, जो अच्छा काम कर, रिकॉर्ड भर्ती हुई है, आप जान लीजिए। तो उसका एक ये भी पक्ष है। अब जो एक इंडिविजुअल केसेस होते हैं, कहीं दहेज की बात होती है, कहीं बाकी बातें होती हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होती भी है और कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन बिहार की बेटियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, आपको मालूम है ना कि ये जो राफेल की पायलट है, इसमें एक पायलट आपको दरभंगा की, आपको पता है कि नहीं पता है? पता है ना आपको, तो उसका भी जिक्र करना चाहिए था। तो कई बदलाव हो रहे हैं, अच्छी बात है और करने की ज़रूरत है। चुनौती तेजस्वी यादव है, तेजस्वी राहुल की जोड़ी है, लालू प्रसाद यादव है, प्रशांत किशोर हैं, या चुनौती जनता है? नहीं, जनता नहीं। देखिए, जनता सिर आंखों पे। चुनौती किससे किसकी है, ये आप तय करिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी और एनडीए पावर में आएगा। ना आप मुझसे सीधा पूछ रही हैं तो टकराहट या लड़ाई या प्रतिद्वंद्विता एनडीए बनाम महागठबंधन, तेजस्वी यादव एंड आरजेडी, कांग्रेस पार्टी कहाँ है वहाँ पर? राहुल गांधी भी यात्रा करने वाले हैं अभी। और वो तो काफ़ी यात्राएं करते हैं, करने दीजिए, और काफ़ी बोलते भी हैं। एक तो उनका भाषण सुना ही हमने। आपकी अनुमति से थोड़ा मैं व्यंग कर दूं उन पर? बिल्कुल, अधिकार है, देंगे आप? मित्रों, एक बार राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे संविधान पर, तो मुझे उनके बाद बोलना था। तो उन्होंने कहा कि 5-6 साल में व्यक्ति नौजवान बन जाता है। तो हम लोग अवाक रह गए कि क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा तपस्या करने से गर्मी आती है। फिर मेरा टर्न आया तो हमने कहा कि आज तो श्रीमान राहुल गांधी के मुखार बिंदु से ऐसी ज्ञान की गंगा मैं देख रहा था कि मेरा बिल्कुल लगा कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? हमने कहा था वहाँ से कि जो तपस्वी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, ईश्वर से साक्षात्कार के लिए उनकी आत्मा रो रही होगी कि विपक्ष का नेता क्या करे, तपस्या से गर्मी आती है। तो ऐसे ही कुछ गर्मी करेंगे बिहार में, उसका जवाब दिया जाएगा, चिंता मत करिए आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी हमसे इस खास बातचीत के लिए। और हमेशा आप इसी तरह बेबाक बातचीत करते हैं। उम्मीद है कि बिहार में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, आपके साथ इसी तरह की और भी मुलाकातें होती रहेंगी। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
नमस्कार। बिहार विधानसभा का चुनाव है और जैसा कि कहावत भी है ना, कहा जाता है कि बिहार में कुछ चले ना चले राजनीति जमकर चलती है। और बिहार में चाय के खोखे पर चले जाएं या किसी के घर में चले जाएं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लोग अगर सबसे ज़्यादा किसी के बारे में जानते हैं तो वो है राजनीति। राजनीति की चर्चा होती है। जाहिर तौर पर जब चुनाव आएगा तब तो चर्चा होगी, और इसीलिए हम भी डीडी न्यूज़ की टीम बात बिहार की कर रही है। बात बिहार की कर रहे हैं और जिनसे आज बात करनी है वो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जिनकी चर्चा इस बार चुनाव से ज़्यादा हो रही है और चुनाव में भी हो रही है। पब्लिक अपने नेताजी को देखने के लिए आई हुई है, उनसे गुहार लगाने के लिए आई हुई है, अपनी दरख्वास्त लेकर लगातार नेताजी के पास आ रही है। और नेताजी कौन हैं, आइए आपसे मिलवा देते हैं। तेज प्रताप यादव जी। अब इनको नेताजी कहें, त्रिपुंड लगाकर बैठते हैं, वो छुपाते नहीं हैं अपनी आइडेंटिटी किसी से। जब नेता जो है वो दिखाते हैं कि भाई हम बिल्कुल अलग हैं, हम सेक्युलर हैं, लेकिन उनका धर्म क्या है, उनकी विशेषता क्या है, वो किसी से छुपाते नहीं हैं। और इस बार बहुत सारी बातें रही हैं, बड़े सारे उनके बयान भी हैं और लगातार वो एक अलग तरीके की छवि लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है तेज प्रताप यादव जी, बहुत बहुत आपका दूरदर्शन न्यूज़ पर। दूरदर्शन की टीम को भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरी नज़र आपकी टोपी पर गई, ये हरे से पीली हो गई है। क्योंकि देखिए हमारा जो रंग जो है, जब आप देखिएगा कि इंद्रधनुष जो बनता है आकाश में तो 7 कलर का रहता है, और ये कलर जो होता है ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ कलर होता है, ये कलर किसी का है नहीं। तो ये पीला टोपी हो गया, ये हमारे कृष्ण भगवान का झंडे का कलर है, कृष्ण भगवान का कलर है, ये धार्मिक कलर है। और जैसा कि आपने बोला कि चंदन तिलक लगाते हैं, धार्मिक विचार रखते हैं, तो ये हमारा कलर भी वही है, धार्मिक कलर। तो हरा रंग धार्मिक नहीं था? तो हरा रंग तो धरती का कलर है, हरा भी है। मेरे झंडे में वो जो टीम पे छोड़ता हुआ झंडा है उसमें हरा रंग भी है और पीला रंग भी है। तो हरा पीला सबको लेके चल रहे हैं हम। तो अब पीला ही रहेगा मतलब? अभी तो पीला ही रहेगा। तो ये चेंज जब किया आपने कलर और आप फिर उसके बाद जनसभा में गए, मैं देख रही थी हेडलाइन लगातार अगर बिहार में किसी की चल रही है तो वो तेज प्रताप यादव की चल रही है कि उनके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, आज उन्होंने किसका नाम लिया। जो भगवान के करीब रहेगा, जो जनता को अपना मालिक समझेगा, दुख में सुख में उसको लेकर के चलने का काम करेगा, उसकी परेशानी हमारी परेशानी साथ में लेकर चलने का काम करेगा, तो हेडलाइन तो उसका बनेगा ही बनेगा। ये तो जाहिर सा बात है कि हेडलाइन बनना है। अखबारों के माध्यम से चैनल वाले सब तो बनाएंगे ही हेडलाइन। हेडलाइन में रहना अच्छा लग रहा है? तो हेडलाइन में रहना किसको नहीं अच्छा लगता है? हेडलाइन में रहना किसको नहीं अच्छा लगता है? नहीं, ये तो अच्छा ही है, अच्छा तो लगना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप तो सोशल मीडिया और जो पर अच्छा काम करेगा वही ना हेडलाइन में रहेगा। तो 10 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी पहली बार, जब आप राजनीति में बिल्कुल एकदम नए नए आए थे। मैं देख रही थी, मैं आपके इलाके में भी गई जहाँ से आप महुआ से चुनाव लड़े उस वक्त। 10 साल में तेज प्रताप यादव कितना बदले हैं, क्या बदलाव लग रहा है आप खुद के अंदर? देखिए 10 साल में देखिए प्राकृतिक है, उसका नियम है कि बदलाव, अब बदलाव होते रहते हैं। प्राकृतिक देन है कि बदलाव आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे आदमी पहले बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके अंदर चेंज आने लगता है, बदलाव होने लगता है। तो ये तो प्राकृतिक देन है, बदलाव आता है। एक्टिविटी को लेकर बदलाव होता है, अपने कामों में बदलाव आता है। तो बदलाव तो नियम है प्रकृति का, बदलाव तो आना ही था। अब पहले जैसे मिले कोई ज़रूरी है कि अभी भी ऐसे ही मिले हों? नहीं, आपके अंदर बहुत परिवर्तन है। परिवर्तन रहता है, हर एक तरीके से परिवर्तन आता है। वही तो, क्या परिवर्तन आपको लग रहा है, क्या पॉजिटिव है या कुछ नेगेटिव भी आया? पॉजिटिव सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी जनता के बीच में रहना, क्योंकि जिस बैकग्राउंड है हमारा और जिस परिवार से हम आते हैं तो सदैव जनता के बीच में जनता का हित सोचना, जनता का बुरा देखना, तो ये चला आ रहा है शुरू से ही, जो हमारा है बैकग्राउंड।
तो यही पॉजिटिव है कि हम जनता के ज़्यादा बीच में रहते हैं, उनकी समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का हम काम करते हैं, रोज़ जनता दरबार लगाते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या लेकर आ रहे हैं लोग आपके पास? सबसे बड़ा समस्या है बिहार में पलायन का, कि यहाँ के लोग लड़के लड़कियाँ बाहर चले जा रहे हैं, विदेश चले, कि कोई रोजगार नहीं मिला। तो बेरोजगारी बड़ी समस्या है। तो हम आपको क्या बताएं, हम आपको ये बताएं बिहार में सबसे बड़ा है कि पलायन कैसे रोका जाए, सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए आप देख लीजिए कि सरकार आया, बना, फैक्ट्रियां हैं चारों तरफ से बंद है पूरे बिहार की। पहले एक समय हुआ करता था कि वो चालू रहता था, रोजगार था, लेबर मजदूर वहाँ काम किया करते थे। तो एक मजदूर के पीछे 5 परिवार जुड़ा रहता है, 10 परिवार जुड़ा रहता है। तो इनको लग रहा है कि जब आप सत्ता में आए तो आप इनके मुद्दों को उठाएं। देखिए, सत्ता में अगर आदमी आता है तो इनका काम न कराएगा, मुद्दा क्या उठाना है। जो जिस तरीके से बेरोजगार ये लोग पड़े हैं, इनको रोजगार मिलेगा। तो ये चुनाव में आपका मुद्दा भी रहेगा? चुनाव में मुद्दा है, चुनाव में तो हम लगातार उठा रहे हैं। चुनाव में ये तो मुद्दा है ही ना, बेरोजगार। हम आपको क्या बताएं सबसे स्टार्टिंग में कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और इसको कैसे दूर करना है। तो ये सरकार फोकस कर रही, क्राइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं। ये जो मुद्दा आप उठा रहे हो ये विधानसभा में भी उठा और फिर वहाँ पे बीजेपी के सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, उन्होंने याद दिलाई कि आप जरा अपना समय तो याद करो जंगल राज का। ये उस तरह का हवाला दे करके अपने काम को इन लोग छुपाने का काम कर रहा है, ये अपना काम को दबाने का काम कर रहा है। जो काम करना चाहिए, जो मूल इनका मुद्दा है, उसको जब सदन में रखा गया तो उसको है कि सरकार पूरे तरीके से इसको सुने और इस पर कार्रवाई करे। लेकिन उस सरकार क्या किया, उल्टा हम ही लोगों को घेरने का काम किया। तो आरजेडी की तारीफ कर रहे हो, आपकी आरजेडी बहुत अच्छा काम करती थी। देखिए, हम तारीफ करने का बात नहीं है। देखिए, उस समय में क्या काम किया, जो हम बात आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि हम पार्टी में है नहीं। इसीलिए मैंने पूछा, तारीफ करने का बात नहीं। जब हम अपने कार्यकाल में जब उसमें थे, आरजेडी में थे, तब का हम बात कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के समय में ये जो कहा जाता है जंगल राज था या नहीं था? देखिए क्या था, अभी जो राज है इसको आप क्या बोलिएगा। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया, झूठा मुकदमा करके लोग क्यों फंसाते हैं, क्यों घूस लेते हैं, ये तो हम नहीं कहते हैं ना। कौन लेता है ये? तो ये हम नहीं कहते हैं, वाले लेते हैं, कौन लेता है? सरकार लेती है ना, सरकार के जो अधिकारी वो लेते हैं। तो आपका जो निशाना है वो आरजेडी पर है या नीतीश कुमार पर है? देखिए, हमारा निशाना, हम किसी के ऊपर निशाना नहीं लगाते हैं। सबसे बड़ा निशाना है पलायन रोकना, रोजगार देना, सबसे बड़ा ये निशाना है हमारा, कि युवाओं को भागीदारी कैसे मिलेगा, पलायन कैसे रुकेगा, ये सबसे बड़ा निशाना होता है। हम किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं। हम जिस कार्यकाल में रहे बस उस कार्यकाल का बात कर रहे हैं, उस समय का हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब उस उधर नहीं है, हमारा लाइन कुछ और है। आपकी जो लाइन है उसके मुताबिक मैं आपके बयान पढ़ रही थी, आपने रैली में एक तरीके से पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कि आज की जो आरजेडी है वो कैसे बंधक बना रही थी इतने समय से आपको, लालू जी को, लालू जी के असली वारिस आप हो, और इसी चीज की चिंता सता रही थी वहां पर तेजस्वी यादव। आरजेडी में क्या हुआ, नहीं हुआ, हमारे साथ क्या हुआ और लोगों के साथ क्या हुआ, जो पार्टी में शुरू से मेहनत कर रहे थे उनको, उनके साथ क्या हुआ, इन चीजों पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे निकल चुके हैं। लेकिन रैली में तो आपका फोकस सबसे ज्यादा इसी पर, लोग तो यही सवाल पूछते हैं ना कि आप, हमारा फोकस है कि सरकार को उसको घेरना। हमारा जो सही में सामाजिक न्याय है, समाज में किस तरीके से इन लोगों को न्याय मिले वो दिलाना, ये हमारा मुद्दा है। आरजेडी ने क्या किया, जेडीयू ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि इनको न्याय कैसे मिले, जो इनको न्याय दिलाएगा, जो इनको रोजगार दिलाएगा उसके साथ हम रहेंगे। लेकिन जो ज्यादती कर रहे हैं उन पर तो आप बोल रहे हैं ना। भाई वीरेंद्र पर आपने सोशल मीडिया पर लिखा
वो तो आरजेडी के नेता हैं। देखिए सोशल मीडिया पे तब भाई वीरेंद्र ने क्या किया, हम ये कहना चाहते हैं आपसे। सोशल मीडिया में हमने ट्वीट किया है, अच्छी बात है, आपने सवाल किया उसी पे। तो भाई वीरेंद्र ने एक सचिव के साथ क्या किया, व्यवहार। अगर हम किसी को भी फोन करते हैं तो हम क्या किसी को गाली देते हैं? व्यवहार। आपको अगर जिनसे काम लेना है तो आप उसको जूता मारने के लिए बोलिएगा कि हम तुमको जूता मारेंगे आकर के। वो SC/ST का केस है, वो केस कर दिया आपके ऊपर, FIR कर दिया। तो हम यही कहना चाहते हैं, हम यही ना कहे कि क्या आरजेडी इनके ऊपर कार्रवाई करेगी जैसे हम पे कार्रवाई किया। तो हमने तो यही ना कहा कि भाई वीरेंद्र जिस तरीके से SC/ST जो हम लोग ये लोग बोलते हैं संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान बाबा इन्होंने रचने का काम किया, बाबा ने जो संविधान रचने का उन्होंने काम किया, तो उसी समाज से वो आते हैं। बिल्कुल। तो जब उसी समाज से संदीप जी आते हैं, संदीप नाम है उनका, उसी समाज से वो आते हैं, तो इन्होंने FIR किया भाई कि उनके ऊपर इस तरीके का वो लोग जान मारने का, हत्या का बात वो लोग कर दिए। तब हमने ट्वीट किया उस पर, तो हमने यही कहा कि आरजेडी उसके ऊपर कार्रवाई करे। क्यों नहीं कर रही? अब क्यों नहीं कर रही है तो मीडिया के लोग पूछेंगे तब ना। तो आप इतने समय तक उस पार्टी में रहे, वहाँ पे ऐसा अरे तो पार्टी में रहे तो वो बताएगा ना, वो लोग ना बताएंगे कि कार्रवाई करना है कि नहीं काम करना है। हम तो पार्टी में है नहीं, तो ज्यादती तो होती जब है पार्टी मतलब में है नहीं तो बार बार आप आरजेडी का नाम क्यों ले रही हैं? आरजेडी परिवार आपके साथ जुड़ा है तो उसको कैसे छोड़ा? परिवार हमारे साथ है तो वो अलग की बात है। व्यक्तिगत संबंध सबसे हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अलग होती है। व्यक्तिगत संबंध अलग है, वो व्यक्तिगत संबंध तो सबसे है। अखिलेश जी से भी हमारे संबंध है, तो इसका क्या मतलब उनके पटिया में हम चल गए हैं। पार्टी पॉलिटिक्स की लड़ाई अलग जगह होती है, व्यक्तिगत संबंध अलग जगह है। वो तो बिल्कुल है, माँ बाप के साथ जो रिश्ता है वो माता पिता है। तो हमारा जो टीम तेज प्रताप बना है उसमें हमने माता पिता को स्थान दिया है, उनका तस्वीर लगाया है। ऐसा तो नहीं है कि हमने छोड़ दिया अपने माता पिता को, उसमें हमारा माता पिता का तस्वीर है। आरजेडी के कई ऐसे दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उसमें कहाँ माता पिता का फोटो लगा, अपना ही चेहरा चमकाते हैं इसे। तेजस्वी यादव ना, उसमें रावण का बड़का मूड़ी सब बना देता है, सब रावण का बड़ा मूड़ी या 10 को मूड़ी लगा देता है, उसमें कहाँ माता पिता का फोटो देता है, जबकि शुरुआत उन्हीं से हुई आरजेडी की। इतिहास उठा के देख लीजिए किस तरीके से संघर्ष किया उन्होंने, कहाँ तक ले सींचा, कहाँ तक ले गया। हम लोग को तो सब बना बनाया मिल गया, हम लोग को सब चीज बना बनाया मिला, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया है, तो हमारा अगर कोई पॉलिटिकल गुरु है तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी आज भी हैं, मैं मानता हूं। तो व्यक्तिगत संबंध हैं, सबसे हैं, और राजनीतिक लड़ाई अलग है। तो ये जमीन से जुड़े हुए नेता आपके साथ हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। अब उनसे ना सवाल आप कीजिएगा। नहीं, हेलीकॉप्टर में तो वही चढ़ते हैं। क्यों बोले, हम इसमें क्यों बोले? अगर मान लीजिए कि किसी को इमरजेंसी में यहाँ से वहां जाना होगा तब वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते होंगे। भाई यंग है ना तेजस्वी यादव, छोटे भाई हैं हमारे, तो यंग है। हम तो यही आपके चैनल के माध्यम से सीख देना चाहेंगे कि आगे बढ़ते रहिए, मेरा आशीर्वाद है आपको, और हेलीकॉप्टर का कम इस्तेमाल कीजिए और धरातल को पकड़ के चलिए, एकदम पगडंडी को। इसीलिए आपके छोटे भाई ने ये बात बोली। हाँ, यही तो उन्होंने कहा कि आप ऑलराउंडर हो, आपको सब कुछ आता है, सारी कलाओं में माहिर हो आप। तो सब कलाओं में माहिर है वो अलग का बात है, तो सब कलाओं में माहिर, वो भी सब कला में माहिर है। वो कहाँ माहिर है, उनका तो एक राजनीति के अलावा और कोई। वो तंदूरी चिकन खाते हैं, अभी उनका आप शरीर देखिए, उनका शरीर देखिए डबल हो गया है। अच्छा, एक्सरसाइज सुनिए ना, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, दुबले हो जाएंगे, चुनाव लड़ना है, फिर उनको रोज चना खाना चाहिए, ट्रेड मिलर पे जॉगिंग करना चाहिए, शरीर को फिट रखना चाहिए, थोड़ा हेल्दी हो गए हैं वो। नहीं, हेल्दी या अनफिट? वो हेल्दी हो गए, हेल्दी होगा तो आदमी अनफिट तो हो ही ना जाएगा। अनफिट है, दौड़ना है, फानना है, चलना है। हमसे तेज अगर कोई चल के दिखा दे
नॉनवेज नहीं खाते आप? नहीं। लोग तो सावन में भी नॉनवेज खाने लगता है। अब लोग क्या कह रहे हैं? आप जिसकी तरफ इशारा है नाम लेके बोलिए। अब नाम क्या के ले लेना है किसी सबको का? पता है किसने खाया था सावन में नॉनवेज। अब जो खाया हुआ वो जानेगा ना, हम तो मना करते हैं कि तो नॉनवेज नहीं खाना इशारों चाहिए। में आप मतलब बात कर रहे हो सारी। सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए किसी को भी। तेज प्रताप यादव जी की यही बेबाकी जो है ये उनको वायरल कर देती है क्या, जो आप जिस तरह से बात करते हो? तो जो दिल में रहता है वो आदमी के जुबान पे रहता है, तो वो वायरल होबे ना करेगा। अब वो चीज़ आप लोग कैप्चर कीजिएगा, वायरल कर दीजिएगा, वायरल हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। या आपको पता है कि आपका ये जो स्टाइल है आप इसी से बात करोगे तो ही वायरल होगा, इसलिए आप करते हो ऐसा? देखिए मेरा ये स्टाइल हम नहीं कोई अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक्टर को हम देख के अपना स्टाइल बना लिए हों। सब एक्टर लोग मेरा देखा देखी करने लगा है, सब वेब सीरीज बनाने लगा है। आपके जो वीडियोस है महादेव के साथ लिपटकर आप एकदम रुद्राभिषेक करते हो, कभी आप कृष्ण जी की वेशभूषा पहन लेते हो, वृंदावन चले जाते हो, अचानक गायब हो जाते हो। वेशभूषा तो हम नहीं पहनते हैं, वेशभूषा क्या पहनना है। कृष्ण जैसे थे वैसे हम दिखाते कि हमारे परदादा कैसे थे। यादव यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, तो हमारे दादा कैसे थे वो चीज़ हम दिखाते हैं कि हमारे दादा ऐसे थे वैसे थे। तो आगे की पीढ़ी आगे जानेगी ना भाई कि क्या हमारा इतिहास रहा है भारत का। मन के अंदर तो आपके भगवान हैं, तपस्या है, मैं देखती हूँ बेबाकी है। आपको लगता है राजनीति में जितने घाघ लोग हैं आप वैसे नहीं हो, मिसफिट हो आप कहीं ना कहीं? सब लोग मेरे तरफ खींचे चले आते हैं। अच्छा, तो ये कृष्ण का देन है कि सब लोग खींचे चले आते हैं। कैसे मतलब खींचे चले आते हैं? और मुरली बजाते हैं तो खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कृष्ण मुरली बजाते थे आपके कई सारे ऐसे बयान आए ना, गंजा कर दूंगा, ये कर दूंगा, इस तरीके के बयान आते हैं। ये सब बयान सब बचते हैं, ये सब बयान हम नहीं देते हैं। अब बदल गए हो आप? हम ये सब नहीं देते हैं, ये सब झमेला में हम नहीं पड़ते हैं। तेज प्रताप यादव के इस चुनाव में दिल में क्या है, दिल से जुड़ी हुई कोई एक बात जो आप शेयर करना चाहोगे दर्शकों के साथ? माया, छल, प्रपंच, मोह, इस सबसे भटकते हुए अपने कर्म कीजिए। कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, ये हाथ दोनों कर्म करवाती है आपको। कर्म आप अच्छा कीजिए। तो ये जो मोह आपने कहा है, मोह में और प्रेम में दोनों में क्या फर्क है? देखिए प्रेम माता पिता से सबसे है प्रेम, जनता से हमको प्रेम है, सबसे प्रेम है। कुछ लोग होता है कि काम अपना कर रहा हो, कोई उसको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई मोह आ गया उसको, काम रुक जाता हो, कुछ याद आ जाता हो उसको तो काम रुक स्लो कर देता हो, कर्म को स्लो कर देता हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, इन चीज़ों से दूर होइएगा आप। जब ध्यान करते हैं और सपने देखते हैं, अभी मैं देख रही थी एक सपना आया आपको, उसमें मोदी जी आए, सपने में मोदी जी आते हैं? हम लोग रात दिन खिलाफे बोलते हैं मोदी जी के, लेकिन सपना आपने देखा, आप सो रहे हो और मोदी जी दिखे, तो अब हमको नाचने गाने का सपना थोड़े आएगा, नाचने गाने का सपना नहीं ना आएगा। तो क्या सपना? अब हम भाषण देते हैं, मोदी जी को घेरते हैं हम लोग, तो सपना में आ जाते हैं। लेकिन ऐसी बात सपने में आई कि वो आपको अपनी पार्टी में बुला रहे हैं? तो वो हमको बुला रहे हैं, सच में बुला रहे हैं? तो हम उनको बोले कि वही आ जाए हमारे पास। हर रोज आपका जयचंद वाला ही तो बयान सामने आ रहा है, तो लोग जानना चाह रहे थे जयचंद है कौन। अब 3 नाम आ गए उसमें से सामने, एक आपके प्रदेश के अध्यक्ष जो आपको कहते हैं कि आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक हो गए भाई वीरेंद्र। सुनिए, जब प्रदेश के अध्यक्ष बोले कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमारा न्यूज हेडलाइन क्यों बना हुआ है? कुछ अगर नहीं कर पाएंगे तो वो तो सालों साल एड़ी चोटी एक करके आप भाषण देते हैं, लेकिन फिर भी कोई लड़का लड़की से सेल्फी नहीं खिंचाता है, कोई फोटो नहीं खिंचाता। हम कहीं भी चले जाते हैं या तेजस्वी कहीं भी चले जाते हैं तो सब लड़का लड़की याद आता है सेल्फी लेने के लिए। उनके पीछे क्यों नहीं पब्लिक दीवाना है? वैसा वो काम नहीं किए हैं, अपने वाणी पर संयमित नहीं रखे हैं। हम उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं। आई बच्चे लोगों के ऊपर कमेंट जब आदमी करना लगे, कोई बूढ़ा आदमी, तो समझिए वहीं से उसका गिरावट चालू हो जाता है, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये प्रदेश अध्यक्ष का अस्तित्व, गरिमा, कुर्सी सब गिरा दिया ये लोग। ये तो आपकी पार्टी का फैसला होगा ना, मतलब पुरानी पार्टी का। पार्टी अब है तो भाई, आपकी पार्टी हमारा नहीं कोई है। पार्टी नहीं है, मेरा टीम तेज प्रताप यादव है।
ये पार्टी का नाम होगा क्या? हम टीम तेज प्रताप यादव बनाए हैं। ये पार्टी का नाम होगा? ऐड किए हैं हम, पार्टी बनाए कहाँ है? हम टीम तेज प्रताप यादव के माध्यम से हम तो कहीं निर्दलीय लड़ रहे हैं हम। तो महुआ या हसनपुर चॉइस क्या है ना? तो हसनपुर को क्यों छोड़ दिया? तो हसनपुर कोई और लड़ेगा, और भी तो युवा है लड़ने के लिए। कौन है? और जो भी युवा लड़े। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ तेज प्रताप जी कि आप एक तो अकेले लड़ोगे, महुआ से लड़ोगे, दूसरी तरफ आपके 1 साल छोटे भाई वो कह रहे हैं कि हो सकता है वो भी महुआ से लड़ लें। जिसको लड़ना वो लड़े। तो चैलेंज देंगे वो? जिसको लड़ना आप भाई भाई को क्यों लड़वाना चाहती हैं? भाई भाई तो खुद ही लड़ रहे हैं। अरे भाई भाई को आप खुद लड़वाना, बार बार घूम के फिर वही बात पे आ जा रही हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब है, ये हेडलाइन है कि तेजस्वी यादव जयचंद नहीं है। तेजस्वी यादव जयचंद से घिरे हुए हैं, हमने ये कहा। और उनको अपने भाई से ज्यादा जयचंदों पर भरोसा है। अब किस पे भरोसा नहीं भरोसा है, वो अपना सूझबूझ से, वो बच्चे नहीं है, वो जानते हैं सब बात क्या है नहीं है। अच्छा, मैं देख रही थी हाल में आपकी वो खबर बन गई, मतलब आपकी इसी तरह की खबरें क्यों ज़्यादा बनती हैं कि कौन सी फेवरेट हीरोइन है, किसके साथ में आप पिक्चर करना चाहते हो, किसके साथ, मतलब आपको लगता है कि राजनेता के तौर पर एक जो गंभीरता होनी चाहिए, लोग आपसे ऐसे सवाल क्यों पूछ लेते हैं? वो मीडिया वाला सब बना देता है ना परसेप्शन, ऐसा जनता थोड़े बनाता है, मीडिया वाला सब बना देता है कि पूजा करने लगे, महादेव का कपड़ा पहन लिए, तो फिर कृष्ण भगवान का कपड़ा पहन लिए, तो फिर हीरो हीरोइन कर लिए, तो ये सब हम थोड़े बोलते हैं। अब कोई मीडिया वाला आप जैसा लोग पूछ लेता है, वैसा खबर बना देता है सब। अब यही सवाल आप कर रही हैं, हो सकता है इसको घुमा फिरा के काट छाट के चलाइएगा। आपकी बातों को लोग एडिट कर देते हैं। हाँ, काट छाट के। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी छवि एक सीरियस नेता की ही बनी रहे। हाँ, थंबनेल भी सीरियस नेता वाला लगाइएगा आप। क्या आप अच्छा, सीरियस नेता वाला, जनता के बीच वाला, यही थंबनेल भी लगा दीजिएगा। क्या थंबनेल क्या लगाए? तो सीरियस नेता वाला लगाएगा, जनता के बीच में रहे, सब समस्या सुनते हुए। आपको थंबनेल के बारे में भी सब पता हो? सब पता है, इसलिए कोई ऐसा वैसा वाला थंबनेल मत लगाइएगा, अच्छा वाला थंबनेल लगाइएगा। मुझे अच्छा लगा कि आप इतना हंस के मुस्कुरा के बात बोल रहे हो, वरना डर लगता था पहले तो आपसे। डरना क्या है? कोर्ट ने जब किसी को बरी कर दिया, कोर्ट से जब कुछ आ जाता है, अब कोर्ट की ही बात आती है, तो राजनेताओं पर जिस तरह के आरोप लगे, अब लोग लालू जी पर भी बताते हैं कि इस तरह के आरोप लगे, ये घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ। नहीं घोटाला हो तो सच्चाई ना, उन्होंने तो उजागर किया था। उनके ट्रेजरी में घोटाला जो चल रहा था, अधिकारी लोग कर रहा था, जगन्नाथ मिश्र जो थे वही करा रहे थे सारा। तो उनको फंसाया गया लालू जी को? तो झूठा मुकदमा में ना फंसाया गया उनको, कोर्ट ने भी फंसाया। फंसाया कौन? विरोधी फंसाया, जिसका इंटरव्यू लेने गई थी आप। अच्छा, ईडी या सीबीआई जो रेड किया यहाँ। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किया, सुनिए ना, कांग्रेस के समय पे हुआ। कांग्रेस ने, भाजपा करवाता है ना सब। तो आपको आरएसएस से दिक्कत है? हमने डीएसएस का स्थापना किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हमने आरएसएस के जवाब में डीएसएस का स्थापना किया है, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, जो सबको लेकर के चलने का काम करा। केवल हिंदुत्व नहीं करना है, हमको जब आज़ादी मिला तो इसमें सारे लोगों का समावेश है, सब लोगों को हम लोगों ने लेकर के चलने का काम किया। तेज प्रताप जी, जब आप अपनी पुरानी पार्टी में थे तब आप ये मुद्दे उठाते थे? दंगा नहीं ना भड़काना चाहिए। नहीं, लेकिन तब आप ये मुद्दा उठाते थे कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हम तो डीएसएस शुरू से बनाए हैं। आजकल वो वायरल हो रहा है काफी। डीएसएस हम शुरू से बनाए हैं, हम अपने दल में भी थे तो भी हमने डीएसएस का स्थापना किया था, और अभी भी डीएसएस हमारा चल रहा है। क्योंकि ये काफी वायरल हो रहा है, आप तो देखते हैं सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है कि भूमिहार, बनिया, कायस, इनको निकाल फेंको। जात का नाम मत लीजिए, ऐसे जात का नाम मत लीजिए। ये चल रहा है ना कि आरजेडी की ये पद्धति रही है, चलता है। ये सब जात वात का नाम मत लीजिए। हमारे यहाँ आई हैं आवाज से, हम आपका महिला हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जात वात हमारे आवाज पर नहीं चलता है। जात वात मत बोलिए, शब्द मत बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मैं तो वही कह रही हूँ। मत बोलिए, सब जात बोलना ही नहीं चाहिए। और इस जातिवादी जो आंदोलन चलाने की कोशिश है, इंसान धर्म होना चाहिए। इंसान धर्म, राहुल गांधी सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। इंसान धर्म होना चाहिए। वो क्या बोले नहीं बोले वो हम नहीं जानते। तेजस्वी यादव भी बोलते हैं। कौन क्या बोल रहा है वो हम नहीं जानते हैं। कौन क्या बोला हम नहीं जानते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। इसलिए जात वात नहीं बोलना चाहिए कभी भी।
आप ये जात वाले इशू के खिलाफ हैं? हम इसके खिलाफ हैं। इंसान धर्म होना चाहिए, अच्छा इंसानियत होना चाहिए। आपको लगता है चुनाव में ये मुद्दा नहीं है, जातिगत वर्ण व्यवस्था? जात पात से हमको क्या मतलब है, हमको जात पात से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अंत में इंसान धर्म होना चाहिए, सच्चे से रहे आदमी, अच्छा इंसान बन के रहे, वो अपने आप में सबसे बड़ा जात है। तेज प्रताप जी, चलते चलते मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, चुनाव के बाद अभी सब लोग कह रहे हैं चुनावी गिमिक है जो सब चल रहा है परिवार में, चुनाव के बाद क्या आप डीडी न्यूज़ के माध्यम से ये गारंटी देंगे कि आप जीते? हम तो आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि आप आगे सफल हों, लेकिन जो भी रिजल्ट हो आप वापस नहीं जाएंगे आरजेडी में? देखिए क्या है, नहीं आप फिर घूम फिर के परिवार पे आती हैं। अंतिम सवाल है। तब अंतिम सवाल भी तो आपका अच्छा होना चाहिए, जनता से हित होना चाहिए, जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार के बारे में होना चाहिए। तो सारा का सारा जो महिलाओं और युवाओं के खिलाफ काम हुआ है वो नीतीश कुमार की सरकार में ही हुआ है, आरजेडी के समय सब अच्छा था? सब अच्छा था। और आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में भी अच्छा रहेगा। तो अब आप चलते चलते क्या कहेंगे, अब आपके लिए चुनावी स्लोगन क्या रहेगा? चुनावी स्लोगन क्या रहेगा? महुआ से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। महुआ के लिए हमको वहाँ पे दोबारा इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम करना है और महुआ को जिला बनाने का काम करना है और वहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम करना है। ये हमारी सबसे पहले। पूरे बिहार? तो देखिए अभी तो हम महुआ से जीतेंगे, पूरा बिहार का तो हमको पता नहीं, इसलिए केवल पर्टिकुलर जो हमारा बेल्ट है तो महुआ ही को हम सबसे पहले करेंगे ना। 10 जगह से नहीं ना, सब जगह थाली में कूद जाएंगे खाने के लिए, एक ही और जगह। चुनाव के बाद ऐसा तो नहीं है फिर से आप आश्रम में चले जाओगे, वृंदावन चले जाओगे? आप ये तो धर्म के ऊपर आप मुद्दा उठा रही हैं, वो धर्म सबका है ना, कोई भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, सबको आज़ादी है लोकतंत्र में जाने की। तेज प्रताप यादव जी, इस बेबाक बातचीत के लिए डीडी न्यूज़ से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपके लगातार कई सारे इंटरव्यूज़ देख रही थी, जिस बेबाकी से आपने इस इंटरव्यू में जवाब दिए हैं, मुझे लगता है बाकी के इंटरव्यूज़ बड़े बेमन से आप दे रहे थे, इस इंटरव्यू में बड़े मन से आपने जवाब दिए। हम तो मन से ही देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव है, बात बिहार की होगी और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, प्रशांत किशोर जी। क्यों इतना पिछड़ा रह गया है बिहार? इसलिए कि इन लोगों ने लूटा है, आपको बताया क्यों? नहीं, यही 20 साल में लूटा गया। नहीं, 35 साल 40 साल पहले जब स्ट्रेटेजी आप भी बनाते थे तो जाति पर आधार। अच्छा, हम स्ट्रेटेजी बनाते थे, आपको मालूम है? ये मेरी चीज नहीं है, जो रैलियों में बोला जा रहा है मैं वो सवाल पूछ रही हूँ। अगर बिहार में जाति पर वोट पड़ता है तो मोदी जी को वोट दिया किसने, ये बता दो। 1984 में राजीव गांधी कांग्रेस को वोट किसने दिया? 1989 में बीपी सिंह को बिहार में किसने वोट दिया? नमस्कार। बिहार विधानसभा का चुनाव है, बात बिहार की होगी और हमारे कॉन्क्लेव का डीडी डायलॉग का नाम भी हमने बात बिहार की रखा है। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि बात बिहार की जो है मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इस पेज के, तो लगता है कि बिहार की बात तो सभी करना चाहते हैं। और अब तक पर्दे के पीछे से बात जो करते थे, रणनीति बनाते थे, हर किसी नेता, मतलब आप ऊपर से नीचे तक छोटे से बड़े कई नेताओं के नाम लीजिए, उन सब की स्क्रिप्ट भी तैयार की, उनका कैंपेन तैयार किया, लेकिन अब वो किसी के साथ नहीं है, खुद अपने साथ हैं।
और जनता उनके कितने साथ है, ये जरा जानने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत किशोर जी को पीके कहते हैं, तो हम भी अपने इंटरव्यू में कोशिश करेंगे कि आप जिस नाम से जाने जाते हैं उसी से आपको पुकारें। तो प्रशांत जी पूरी तरह से नेता बन चुके हैं? नहीं, मैं तो जो काम पहले करता था वही काम कर रहा हूँ। आपने कहा कि स्क्रिप्ट लिखते थे, कुछ लोग कहते हैं रणनीति बनाते थे, कुछ लोग कहते हैं प्रबंधन करते थे। तो काम तो मैं वही कर रहा हूँ। फर्क बस इतना है कि पहले वो नेताओं के लिए, दलों के लिए करते थे, अब वो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। बिहार की जनता के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि कैसे बिहार, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, वो आने वाले 10 सालों में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा। ये स्क्रिप्ट, ये व्यवस्था, ये कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कैसे बिहार से पलायन बंद हो जाएगा साल भर के अंदर। बिहार के युवाओं को बाहर रोजी रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लोगों को ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं, और ये ताकत कैसे आप ही के हाथ में है, किसी दूसरे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में वो ताकत है, आप खड़े होइए और आपके बच्चों का भविष्य सुधारिए। तो ये नेता के ही तो काम है सब समझाना? नहीं, ये काम तो मैं पहले भी करता था, वही पहले भी यही काम करता था, नेताओं को समझाता था, अभी जनता को समझा रहा हूँ। पहले बिहार की जनता को बताया, फिर जनता को इकट्ठा करके एक दल बनाया जिसका नाम है जनसुराज। जनसुराज प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया है। बिहार में, बिहार के 1 करोड़ लोग जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, या जो मेरी बात को सुनने समझने के बाद जिन्होंने तय किया कि नहीं ये एक विकल्प, ये हो सकता है, उन लोगों ने मिलकर इस दल को बनाया, और उस दल को अब मैं मदद कर रहा हूं ताकि वो लोग चुनाव जीते। तो 2015 वाले प्रशांत किशोर से 2025 वाले प्रशांत किशोर कितने अलग हो चुके हैं? देखिए, अलग तो व्यक्ति के तौर पर आप हर दिन जब आप कुछ सीखते हैं, कुछ लर्न और रीलर्निंग की जो प्रक्रिया है, अगर आप सजग व्यक्ति हैं तो हर दिन यू लर्न एंड अनलर्न समथिंग। जो चीज़ आपको पहले से मालूम है, अगर वो गलत है तो आप उसको छोड़ते हैं, फिर नया कुछ सीखते हैं। तो उस हिसाब से 10 साल में तो बहुत कुछ नया सीखा समझा होगा। लेकिन मूलतः बिहार के लड़के 2015 में भी थे, 2025 में भी बिहार के लड़के ही हैं। 2015 और 25 में मूल फ़र्क ये आया है कि 15 में हमारी सोच ये थी कि बिहार में नीतीश कुमार एक अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार में सुधार होना शुरू हुआ है, तो बिहार के होने के नाते मुझे नीतीश कुमार की मदद करनी चाहिए ताकि सुधार का वो की प्रक्रिया चलती रहे। मेरी खुद की अपनी कोई इच्छा कि मैं आकर बिहार में कोई अपने लिए भूमिका तलाशूं, वो कभी थी नहीं। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, इसका प्रमाण ये है कि 15 में जब हम लोग यहाँ चुनाव जीते और बहुत बड़े वर्ग में एक समझ ये बनी कि भाई प्रशांत किशोर की इसमें बड़ी भूमिका है सरकार के बनने जीतने में, तो अगर मैं चाहता तो भूमिका उसमें ले लेता। ली भी थी आपने? कभी नहीं, कोई भूमिका नहीं। कहा जाता था नीतीश जी के दत्तक पुत्र की तरह। नहीं, वो भूमिका नहीं, मतलब कभी कोई बिहार सरकार में कोई पद नहीं लिया, बिहार सरकार का बंगला नहीं लिया, गाड़ी नहीं लिया, सुरक्षा नहीं ली। नीतीश जी को चाहते थे कि ये आगे बढ़ें और इनके नेतृत्व में अगर बिहार सुधर रहा है तो हम उसमें मदद करेंगे। मैं जो काम लेता हूँ उस काम को कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद में वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अगर कोई मान लीजिए जगन मोहन रेड्डी के साथ काम किया या अमरिंदर सिंह जी के साथ काम किया, वो चुनाव जीत गए, सरकार उनकी बन गई, अब मैं वहाँ मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं है। अगर मैं वहाँ रहूँगा तो आई विल बिकम ए ग्लोरीफाइड टाउट या फिर एक्स्ट्रा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेंटर। अगर मान लीजिए कि मेरी मदद से सरकार बन गई बंगाल में और मैं बंगाल में बैठा रहूँगा तो मैं क्या करूँगा? वहाँ के जो अफसर हैं वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए मेरे पास आएंगे, जो नेता हैं वो मंत्री विभाग के लिए आएंगे, जो ठेकेदार है बिजनेसमैन है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आएगा। इसलिए मैंने अपने लिए जीवन में नियम रखा था कि जब मैं सरकारों को जिताता हूँ या जिताने में मदद करता हूँ तो जीतने के बाद मैं वहाँ नहीं रहूँगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज 10 साल वो काम करने के बाद भी इस देश में कोई आदमी ये उंगली नहीं उठा सकता है कि प्रशांत किशोर ने किसी को ठेका दिलवाया हो, प्रशांत किशोर किसी अफसर का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते हो। आज तक ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ जाता ही नहीं हूँ। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि सरकार उसको चलानी चाहिए जिसने ओथ लिया है। ओथ की प्रक्रिया क्यों बनाई गई है? ओथ जिसने संविधान की शपथ ली है, संविधान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, सरकार के कामकाज करने का जिम्मा उनका है। मैंने उस सरकार के चुने जाने में मदद करी होगी, लेकिन मैं सरकार का हिस्सा नहीं था और ना मुझे होना चाहिए। अगर मुझे सरकार का हिस्सा होना है तो देन आई विल टेक ओथ
एंड बिकम फॉर्मली पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो कभी मैंने किया नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मेरी और आपकी मुलाकात 2 बार जब हुई, एक बार नीतीश जी के साथ आप थे, एक बार अरविंद केजरीवाल के साथ। इन इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ जब काम किया, कहीं तो कुछ इम्पैक्ट, कहीं से प्रभाव तो पड़ा होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रभाव तो आप हर दिन जब आप गांव में भी चलते हैं तो बहुत लोगों का प्रभाव होता है। आप कई क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, उनकी सोच का, उनके अनुभव का प्रभाव हो सकता है। मेरे पिताजी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे सिखाई थी, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, कि जब किसी भी व्यक्ति से मिलिए तो ये देखिए कि उस व्यक्ति में अच्छी बात क्या है, उसमें क्या कमी है, उसको मत देखो। और बहुत बचपन में ये बात मुझे पिताजी ने मुझे बताई थी और मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो जिन लोगों के साथ भी मैंने काम किया, जिनसे भी मैं मिला, जो भी मेरे जीवन का हिस्सा कभी किसी दौर में बने, उनमें क्या अच्छा है, उनसे मैं क्या सीख सकता हूँ, उनकी किस अच्छी बात को शामिल कर सकता हूँ, ये प्रयास रहा होगा। कर पाया कि नहीं वो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रयास वो है। तो कुछ अच्छी बात कि मोदी जी की कुछ लगी हो? मोदी जी, मैंने आपको पहले बताया, आप क्या सैकड़ों इंटरव्यूज में पहले बता चुका हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छे लिसनर हैं। तो वो सीखने जैसी बात है कि आप में धैर्य होना चाहिए, समाज के अलग अलग वर्गों के अलग अलग नज़रिए को सुनने समझने का। और ईमानदारी किससे सीख रहे हैं? नहीं, किसी से कोई एक बात सीखने की बात नहीं है। बहुत लोग इस देश में ईमानदार लोग हैं। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। ममता बनर्जी व्यक्तिगत तौर पर, उन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। तो ईमानदारी किसी एक व्यक्ति से ऐसा नहीं है कि ये दुकान है यहाँ पर चाय पीजिएगा, ये दुकान है जहाँ से समोसा खरीदिएगा। ये तो आप जब नेताओं के साथ करते हैं तो उनके कई वर्चूज़ में कुछ वर्चूज़ को, जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं या जिसको आपको लगता है कि ये बेहतर है, उससे कुछ सीखने समझने का प्रयास करते हैं। तो बिहार के चुनाव में सबसे ज़्यादा अटैक किस पर कर रहे हैं आप? क्योंकि मैंने देखा कि शुरुआत आपने लालू यादव से की, करप्शन से की, फिर नीतीश कुमार तक पर अटैक किया, अभी तो आपके निशाने पर सम्राट चौधरी चल रहे हैं और FIR भी हो गई। नहीं, हमारे निशाने पर वो लोग हैं जो बिहार में दुर्गति, बिहार की कुव्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में जो आज स्थिति है उसके लिए नीतीश और लालू, ये 2 लोग जिम्मेवार हैं। क्योंकि सुन लीजिए पूरी बात, क्योंकि पिछले 35 साल से बिहार की सत्ता इन दोनों लोगों के पास रही है। 15 साल लालू जी के पास और 20 साल नीतीश जी के पास। लेकिन लालू नीतीश इसके लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कि लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार जीवन में जिताया, 1995 में। कई लोगों को ये भ्रम लगता है कि लालू जी को जनता बार बार जिताई है। नहीं, लालू जी की पार्टी को बिहार की जनता ने सिर्फ जीवन में एक बार 1995 में जिताया है। बाकी समय लालू जी बिहार में राज कर पाए क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने उनको समर्थन दिया और लालू जी उनको दिल्ली में समर्थन करते रहे, कुछ सांसदों का उनको साथ मिलता रहे, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने बिहार की दुर्गति को स्वीकार कर लिया। इसी तरीके से नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार जिताया है, 2010 में। जब उन्होंने पहले टर्म में काम किया तो नीतीश को बिहार की जनता ने 117 विधायक जिताया। इसके बावजूद, लेकिन नीतीश जी 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए भाजपा जिम्मेवार है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य बेच दिया, उसी तरीके से भाजपाई चंद सांसदों के लालच में बिहार के लोगों का भविष्य उन्होंने नीतीश के हाथ में बेच दिया। वरना आप मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस के बड़े नेता मनमोहन सिंह जी, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनको ये समझ नहीं थी कि लालू जी की सरकार कितनी खराब चल रही है? फिर भी ये लोग क्यों इनकी मदद करते हैं? इसलिए मदद करते हैं क्योंकि इनके सांसद दिल्ली में उनको समर्थन देते रहे और बिहार की जनता अगर चूल्हे भाड़ में जाए उससे उनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उनको देश पर शासन करना है। तो देश पर शासन उनका बना रहे, इसके लिए उन लोगों ने बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य की बलि चढ़ा दी। प्रशांत जी, जो आप ये इतनी सारी बातें आपने बोली, इसीलिए आपके विरोधी जो हैं वो सबसे बड़ा जो आपके खिलाफ में मुद्दा बना रहे हैं और जनता के बीच जाकर कह रहे हैं वो यही कि आप पर कैसे भरोसा करें। जिन नीतीश कुमार को आपने स्लोगन दिए, आज आपको वही बुरे लग रहे हैं, आप कभी नीचे वही नरेंद्र मोदी बुरे लग रहे हैं। आप कभी नीचे गए नहीं। मैं अपने भाषणों की शुरुआत में ही कहता हूं कि आपको बिल्कुल ही प्रशांत किशोर पर, जनसुराज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र ये सिखाता ही नहीं है कि आप किसी पर भरोसा करें। लोकतंत्र ये कहता है कि जिस व्यक्ति, जिस दल, जिस विचारधारा में भी आपको कुछ बेहतर दिखता है उसके साथ आप जुड़िए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट कीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 वर्ष के लिए है।
जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया तो लोगों ने उनकी मदद की, करना भी चाहिए था। जब नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं तो लोगों की जिम्मेवारी है कि उनका विरोध किया जाए। तो कब से काम करना बंद किया उन्होंने? यही आपको बता रहे हैं ना, ये आपको कोई इसके लिए साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। 2015 के नीतीश कुमार और 2025 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। नेता के तौर पर नीतीश कुमार 2015 में 2014 में चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल लोकसभा में हारा था, उनके सांसद 2 जीते थे। तो नीतीश कुमार में राजनीतिक मोरालिटी बची हुई थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। आज नेता के तौर पर नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 2020 में 243 सीटों के विधानसभा में उनको 42 विधायक जीता है, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी को ताखा पर रखकर कभी भाजपा के साथ, कभी लालू के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। अब आ जाइए प्रशासक के तौर पर। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उनकी छवि थी सुशासन की। तब पूरे देश में ये चर्चा थी, बिहार में चर्चा थी कि 2005 के बाद बिहार में सुधार शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बिल्कुल सुधार दिया था, लेकिन चूंकि लालू जी के काल में एकदम जंगल राज था, बहुत अंधेरा रहता है तो छोटा दिया भी जलता है तो उसका प्रकाश दिखता है। लोगों को, हम जैसे लोगों को, पूरे बिहार को ये लगा था कि भाई सुधार शुरू हुआ, इसलिए नीतीश कुमार की मदद की जाए। इसीलिए जनता ने उनको 117 और गठबंधन को 206 सीट जिताया। आज नीतीश कुमार की छवि क्या है उनके प्रशासन की? लोग बता रहे हैं कि लालू जी का राज जो था वो अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश का जो राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जितना भ्रष्टाचार, जितनी परेशानी लोगों को लालू जी के राज में थी, करीब करीब उतनी ही परेशानी आज भी हो गई है। फर्क बस इतना हो गया है कि पहले वो परेशानी अपराधियों की वजह से था, अब वो परेशानी अधिकारियों की वजह से है। जब जिस काल खंड में कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई दल, विचारधारा अगर आपको प्रभावित करता है, आप उसकी मदद कीजिए। लेकिन नागरिक होने के नाते वही संविधान आपको ये बताता है कि अगर वो व्यक्ति, वो दल आपके या समाज के आशा अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उसकी मदद की थी, उससे ज़्यादा मजबूती से उसका विरोध कीजिए। अगर नहीं करेंगे तब तो आपके परिभाषा के हिसाब से देश में राजतंत्र हो जाएगा। 20 साल में कोई परिवर्तन नहीं आया बिहार में? बिल्कुल परिवर्तन आया है, बिहार में परिवर्तन आया है। लेकिन 20 बरस पहले नीतीश कुमार 2004-05 में जब मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे निरक्षर, सबसे ज़्यादा पलायन, बेरोजगारी वाला राज्य था बिहार। और आज 2025 में भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन वाला राज्य बिहार ही है। तो तरक्की तो हुई, लेकिन वो तरक्की दूसरे राज्यों के मुकाबले जहाँ बिहार था वहीं है। 1990 में भी आप देश के सबसे गरीब राज्य थे जब लालू जी मुख्यमंत्री बने। 2004-05 में जब नीतीश मुख्यमंत्री बने तब भी आप देश के सबसे गरीब राज्य थे। और आज उनके 20 वर्ष के शासन के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। मैं जब पटना पहुंची तो मैंने देखा एयरपोर्ट चकाचक बना हुआ है, फिर रोड देखती हूँ तो गांव में जाने के लिए रोड भी दिखती है। देखिए आप लोग क्या ये जो पूर्वाग्रह है बिहार, पूर्वाग्रह नहीं, मैं तो लगातार बिहार आती जाती रहती हूँ और ये मेरा चौथा चुनाव है तो देखती हूँ आते जाते क्या 20 साल में कुछ परिवर्तन आया? आप वही मैं बता रहा हूँ कि जिस पटना के एयरपोर्ट के टर्मिनल की बात कर रहे हैं, 13 करोड़ आबादी के हिसाब से आज भी देश का सबसे छोटा टर्मिनल बिहार में है। अभी 2 महीना पहले तक तो बस स्टैंड से भी बुरी हालत पहले से आपकी बात सुन तो लो मेरी बात। तो क्यों ऐसा होना चाहिए कि बेंगलोर में उतना बड़ा एयरपोर्ट होगा और पटना में तो मतलब एक टर्मिनल का एक छोटा हिस्सा बन गया, तो उसी को आप लोग कर रहे हैं। बिहार को तो बहुत मिल गया। यही तो बिहार के प्रति आप लोग का पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह नहीं, बिल्कुल पूर्वाग्रह है। आप लोग तो बदलाव नहीं बता रहे हो। दिल्ली में बैठ के कह रहे भाई बिहारियों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बिहार में सड़क, पूरे देश में। अरे मोदी जी आके यहाँ कह रहे हैं बिहार में सड़क बन गई, यही बहुत बड़ा इनका काम है। भाई सड़क देश में कहाँ नहीं बनी है, सड़क देश में कहाँ नहीं बनी है। आप बिहार पे कोई एहसान थोड़े ना कर रहे हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना, अगर आप गुजरात को बंगाल से जोड़िएगा तो बिहार के थ्रू ही होके ही तो रोड जाएगी। वो कोई बिहार के लिए स्पेशल रोड थोड़े ना बना दिए हैं आप। क्यों इतना पिछड़ा रह गया है बिहार? इसलिए कि इन लोगों ने लूटा है। आपको बताया क्यों? नहीं, यही 20 साल में लूटा गया नहीं, 35 साल, 40 साल, उससे पहले कांग्रेसियों ने बर्बाद किया। मैंने आपको क्या कहा कि बिहार की स्थिति के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं। राजीव गांधी ने इसी पटना गांधी मैदान में 1989 में
1989 में कहा कि मैं बिहार के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 89 के बाद 15 साल कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र में, 1 रुपया नहीं दिया। अरे भाई, बिहार के लोगों को कितना दिन मूर्ख बनाओगे? बिहार को लोगों ने मजदूर की फैक्ट्री बना दिया है। वो जानते हैं कि बिहार की दशा चाहते हैं कि ऐसी ही रहे, ताकि 10-12 हज़ार में गुजरात में, महाराष्ट्र में, जो देश के इंडस्ट्रियल जोन है, वहां पर 10-12 हज़ार रुपए में मजदूरी करने के लिए मिलेगा कहां से आदमी, अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा तो? आप दिल से बिहारी हैं? बिल्कुल, दिल से, शरीर से, हर तरह से बिहारी हैं। तो जब दिल से इतने बिहारी हैं और बिहार के बारे में आपको इतना, मतलब इतने पढ़े लिखे हैं आप, आपने मीडिया को के साथ भी काम किया, आपने सब चीज़ों का वो किया, राजीव गांधी ने क्या किया ये भी आपको पता था, बिहार को पिछड़ा रखने में, उसके बाद से आरजेडी ने तमाम, तो फिर उन पार्टियों को क्यों सपोर्ट करते थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्यों आपने राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आप पहले समझ लीजिए। हाँ, मतलब उन पार्टियों से दूरी बनानी चाहिए थी ना। ऐसा है ना, हाँ। तो दूरी बनाकर हमारे पिताजी, अब बनाई नहीं, हमारे पिताजी प्रधानमंत्री तो थे नहीं, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, हम किसी बड़े बाप उद्योगपति के लड़के हैं नहीं। अगर ये बात, हम यही प्रयास आज से 15 साल पहले कर रहे होते तो डीडी न्यूज़ से आप आकर हमारा संज्ञान थोड़े ना लीजिएगा। यहाँ पर रोड पर चलता हुआ कुत्ता भी हमको नहीं पूछेगा। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि यहाँ के बेवकूफ़ नेता ये कह रहे हैं कि सड़क बंद हो गया। अरे भाई, बिहार के बच्चे, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी ये बताओ, बिहार के बच्चे बाहर मजदूरी करना कब उनको नहीं जाना पड़ेगा ये बताओ। इसलिए गुस्सा आ रहा है। क्यों नहीं गुस्सा आएगा? नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूं, आपने बताइए, क्योंकि पहले जब स्ट्रेटेजी आप भी बनाते थे तो जाति पर आधारित सारी चीजें बनाते थे, आपको मालूम है? मैं तो पूछ रही हूँ आपसे भाई, जो आपके विरोधी आपके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, ये मेरी चीज नहीं है, जो रैलियों में बोला जा रहा है, मैं वो सवाल पूछ रही हूँ। आप बिहार में हमने कैंपेन मान लीजिए किया होगा, मोदी जी को वोट मिला, तो मोदी जी की जाति का बिहार में आदमी कोई रहता है? लेकिन नीतीश कुमार को तो वोट मिलते थे, नीतीश कुमार की लालू यादव को तो वोट मिलते थे। हाँ। नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 1.5%। तो बाकी लोगों ने, जिन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया, वो किस आधार पर दे दिए? लालू यादव की जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 17%, 15%। बाकी लोग वोट किसने दे दिया उनको? यही आपको जो बता रहे हैं, जिसको आप लोग को, मतलब वहां से आप लोग आते हैं समझ के कि हम लोग तो बिहार को हम जानते हैं। अरे दिल्ली वालों से इतनी नफरत क्यों है आपको? अरे भाई, हर उस आदमी से परेशानी है, नफरत किसी से नहीं है। हर उस आदमी से परेशानी है जो बिना विषय को समझे हुए उस विषय का विशेषज्ञ अपने आप को बता रहा है। छूटते कहता है बिहार में तो जाति पे वोट पड़ता है। भाई, 1984 में जब पूरे देश में कांग्रेस को वोट पड़ा इंदिरा जी के मृत्यु के बाद, तो क्या बिहार के लोगों ने उस लहर से अलग हट के जातियों पर वोट किया? अरे भाई, जब पूरे देश में कांग्रेस को वोट पड़ा तो बिहार में भी कांग्रेस को वोट पड़ा। 1989 में जब बीपी सिंह फोर्स भ्रष्टाचार के मामले पर वोट पड़ा, कम से कम नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में, तो जैसे यूपी में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में लोगों ने बीपी सिंह को वोट किया, वैसे बिहार के लोगों ने भी उनको वोट किया। 2014 में जब मोदी जी को आधे देश ने वोट किया, तो यूपी में वोट किया, झारखंड में वोट किया, गुजरात में वोट किया, तो बिहार के लोगों ने भी वोट किया। जब पुलवामा के नाम पर 2019 में पूरे देश में वोट पड़ा, तो बिहार के लोगों ने भी पुलवामा के नाम पर वोट किया। तो आप क्यों बिहार के लोगों को ही ये कहते हैं कि ये बिहार का आदमी सब जाति पे वोट देता है? जाति समाज की एक सच्चाई है। जो भी विषय समाज की सच्चाई होगा, समाज का हिस्सा होगा, वो राजनीति का भी हिस्सा होगा। लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। जाति जितनी उत्तर प्रदेश में है, जितनी गुजरात में है, जितनी कर्नाटक आंध्र प्रदेश में है, उतनी बिहार में भी है। अलग से ये ज्ञान मत दीजिए कि बिहार में जाति ज्यादा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इस बार हमारे आने से कम हो जाएगा। 84 में हुआ है, 89 में हुआ है, 2014 में हुआ है, 2019 में हुआ है, 2015 के विधानसभा चुनाव में हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति, कोई प्रयास, कोई विषय, कोई घटना ने समाज को झकझोरा है, समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर किया है, तो दूसरे अन्य राज्यों की तरह बिहार के भी समाज में वो ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे करेगा नहीं, करता रहा है। अब आप उसको देखना नहीं चाहते हैं, आप उसको पढ़ना समझना नहीं चाहते हैं, तो बस घिसे पटे तरीके से कहे जा रहे हैं कि बिहार में तो जाते हैं, बिहार में तो जाते हैं। तो आपका जो कैंपेन रहेगा, आपके जो टिकट रहेंगे, उसमें आप जाति वगैरह को कुछ नहीं देखेंगे बीच में? बिल्कुल नहीं देखेंगे। किस आधार पर टिकट होगा? बिल्कुल जो उसकी योग्यता है उसके आधार पर देंगे। लेकिन अगर 243 आदमी चुनाव लड़ेगा तो किसी न किसी जाति में तो पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है कि उसका जाति इरेज कर दिया जाएगा। मतलब महाराष्ट्र में जब टिकट बढ़ता है, किसी को टिकट, आप पैदा हुई है तो आपकी कोई तो जाति होगी, उसको कोई इरेज तो नहीं कर सकता है। लेकिन मैं छुपाती नहीं अपनी जाति। नहीं, कोई नहीं छुपाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है, आप पांडे हैं तो आप छुपा जाते हो। किसने बोला है?
मतलब ये आप किसने छुपाया? मतलब अभी तक प्रशांत किशोर पांडे है ये लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन अब बिहार चुनाव में पता लग पा रहा है। भाई ऐसा है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा ना कि आपकी जो सोच है, बिहार में कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने स्कूल हैं, इसका आप रिसर्च नहीं करके आए हैं, आप रिसर्च करके आए हैं जाति का। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि चिराग पासवान आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं, आपका नाम रखा उन्होंने एक इंटरव्यू में, अब ये मेरा सवाल नहीं है, ये दिलीप जायसवाल कह रहे हैं पैसा किशोर आपको, ऐसा नाम क्यों दिया जा रहा है आपके नाम पर? दिलीप जायसवाल जिनका आप नाम लिए हैं तो थोड़ा बहुत तो रिसर्च करके आप आई होंगी। दिलीप जायसवाल यहाँ भाजपा के अध्यक्ष हैं और दिलीप जायसवाल पर मैंने 2 बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। दिलीप जायसवाल पिछला 20 दिन से उनको हिम्मत नहीं कि वो प्रशांत किशोर पर बोल दें। आप अपना रिसर्च जब करती हैं तो डेट देख के आइए, ये कभी उन्होंने गलती से कह दिया था, गलती से कह दिया था, उसके बाद से अभी जाके पूछिएगा ना, आप अभी आई हैं ना, तो जरा उनसे जाकर पूछिएगा कि प्रशांत किशोर के लिए बोलिएगा कुछ, तो कहेगा ना ना ना, हम पर प्रशांत किशोर के लिए हमसे डर गए आपसे? हमसे डरे हुए हैं, अपने कुकर्मों से डरे हुए हैं। अंत में चलते चलते 2-3 सवाल। बिहार के नेताओं की ना एक इमेज, अब आप फिर से कहेंगे दिल्ली से आए हुए पत्रकार, दिल्ली से आए हुए पत्रकारों को लेकर आपका एक अलग मुझे इस वक्त मूड दिखाई दे रहा है, पता नहीं किस लिए, क्या वजह है इसकी। लेकिन आरजेडी के नेताओं के बारे में पहले कहा जाता था कई बार कि वो धमका देते हैं पत्रकार को या कुछ कर देते हैं, कल मनीष कश्यप के साथ भी ऐसा हुआ। सवालों से क्यों डर लगता है, और सवाल कोई पूछे तो उससे क्यों इतना ज्यादा खराब लगता है? ऐसा है कि मुझे मालूम नहीं है कि देश में ऐसा भी कोई पत्रकार है जो कि कह सकता है कि उसने मुझे डरा दिया, ठीक है ना? नहीं, डर लगता है, मतलब धमकाया जाता है ना फिर पत्रकार को। प्रखंड के स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर पर जो अपने आप को पत्रकार जो भी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, सबने सवाल पूछा है, हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया गया है, डर किसी को नहीं लग रहा है। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि पूर्वाग्रह से मत आइए और अब सवाल करने आए हैं तो तैयारी करके आइए। आपने बात करी कि दिलीप जायसवाल ने आपको पैसा किशोर कहा, आपको ये भी नहीं मालूम है कि किस दिन कहा। आपने पॉडकास्ट में कहा, वो नहीं, वो घटना 3 महीने पहले की, कभी की भी हो, उसके बाद बयान तो बयान है ना, चाहे वो 1 साल पहले दिया जाए या 3 महीने पहले दिया जाए। बाद जो काम हुआ उसकी आपको कोई जानकारी नहीं है। प्रशांत किशोर की राजनीति अरविंद केजरीवाल की राजनीति से मेल खाती है? बिल्कुल नहीं। जनता के बीच में, क्योंकि हर चीज जनता से पूछ कर की जा रही है। कहाँ किया? अरविंद केजरीवाल तो आंदोलन से निकले, हम आंदोलन करते नहीं। आप भी डंडे खा रहे हैं जा जाकर, आप भी अनशन पर बैठ रहे हैं, आप भी लगातार वही सब। पहले आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर को पुलिस यहाँ डंडा मार दे, इतना अभी पुलिस में दम है नहीं, ठीक है ना? यहाँ के प्रशासन में इतना दम नहीं है कि हमको डंडा मार दे। दूसरी बात, हम डंडों की राजनीति, आंदोलन की राजनीति नहीं करते हैं। हम डंडों और आंदोलन की राजनीति नहीं करते हैं। यहाँ बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले में एक बार पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, किसी बच्ची को मैंने देखा कि पुलिस ने उसके पेट पर लात रखा है जूता पहन के, उसके समर्थन में हम लोग खड़े हुए और जब जरूरत पड़ी तो उसके लिए एक आमरण अनशन मैंने किया था 16-17 दिन का। और दूसरी बार अभी विधानसभा के लिए हमारे साथी गए थे, जो यहाँ से विधानसभा का उनका मार्च था, पुलिस ने उसका इजाज़त नहीं दी थी, उसमें एक लड़के पर जो डंडा चला तो हमारी पुलिस से आमने सामने बात हुई और हम वहीं पर बैठे हुए थे गाड़ी पर कि भाई अगर आप किसी जन स्वराज के साधारण कार्यकर्ता को डंडा मार रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र में आ गया है, तो हम यहाँ बैठे, हमको मार के दिखाइए, इसमें आंदोलन कहाँ से सुधारा जाएगा? उसके लिए मैंने ये कहा है कि हर साल हम लोग प्रखंड के स्तर पर एक विद्यालय नेतरहाट के स्तर का बनाएंगे, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपया साल का लगेगा। शिक्षा का बजट यहाँ 60,000 करोड़ का है, उसमें से 15,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करना चाहते हैं कि हर प्रखंड में प्रति वर्ष कम से कम एक विद्यालय नेतरहाट के स्तर का बने, ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार के हर प्रखंड में 10 अच्छे विद्यालय, वर्ल्ड क्लास विद्यालय बनाए जा सके। उसके साथ मैंने ये कहा कि जब तक ये विद्यालय नहीं बनेंगे या बनने में जो 10 वर्ष समय लगेगा, तब तक यहाँ के लोगों को ये सुविधा होगी कि आप अपने इलाके में अगर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ाइए, उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। ठीक है, आप अपने दम पर सरकार बनाएंगे? बिल्कुल, जनसुराज बनाएगी सरकार। किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए होगा? किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति आ गई कि आपको किसी का सपोर्ट करना पड़े तो किसका करेंगे? किसी का नहीं करेंगे, घर पे बैठेंगे। मतलब छोड़ देंगे राजनीति? बिल्कुल बैठे हुए, अभी हम लोग नहीं राजनीति कर रहे हैं, अभी तो हमारा एक भी विधायक नहीं है, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। और जिस हिसाब से आप बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर अपने बच्चों को भी बिहार के स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे?
बिल्कुल, हमारा एक ही बच्चा वो ऑलरेडी 10वां क्लास में पढ़ रहा है, उसको वापस जाके 6वां क्लास में तो पढ़ाने नहीं लगेंगे। तो 10 के बाद आगे 10 के बाद बिल्कुल, हम खुद ही यहाँ पढ़े हुए हैं। आप बच्चों की बात करें, हम खुद यहीं पढ़े हुए हैं, यहीं सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हम यहीं सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हम कोई बाहर से नहीं पढ़े हैं। यहीं बोड़ा पर बैठकर बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, यहीं पटना साइंस कॉलेज में पढ़े हैं। हम कोई बाहर से पढ़कर नहीं आए। तो अंत में चलते चलते प्रशांत किशोर बिहार के स्कूल, बिहार के कॉलेज में पढ़ के कहाँ पहुँच गए? देखिए, इसका मतलब कहीं तो कुछ बात होगी ना प्रशांत किशोर? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं तो कुछ है। बिल्कुल है, उसके लिए क्या आपका थोड़ी ना योगदान है? किसी का तो योगदान है। बिल्कुल योगदान है। आप तो सब पर ही राशन पानी लेकर चढ़े हुए हैं। बिल्कुल योगदान है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हर एक प्रशांत किशोर जो यहाँ के स्कूल से पढ़कर प्रशांत किशोर बन गए, 1 करोड़ ऐसा बच्चा है जो कि कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि स्कूल उतने नहीं है, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है। पटना साइंस कॉलेज एक है ना, बिहार की आबादी 13 करोड़ है। जिस साइंस कॉलेज में प्रशांत किशोर पढ़े हैं और आज उस साइंस कॉलेज की स्थिति जाकर देख लीजिए कितना फर्क है। ओके। 1991 के साइंस कॉलेज में और आज के साइंस कॉलेज में कितना फर्क है, ये आपको पता नहीं है। आप जब साइंस कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा। वहाँ पर कभी सीवी रमन ने आकर लिखा है साइंस कॉलेज में कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिक्स लैब, ठीक है, एट इंटरमीडिएट कॉलेज लेवल। ये आज़ादी के समय की बात लिखी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आज भी फिजिक्स का लैब उतना ही अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। लेकिन बस मैं ये कहूँगी कि पूर्वाग्रह से नहीं ग्रसित होना चाहिए। आप शायद मेरे बारे में और कुछ पत्रकारों के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, पूरा देश, अरे नहीं आप होना बात नहीं समझ चाहिए। रहे हैं आप। पूरा देश, हम भी पूरा देश दुनिया देखे हुए हैं, कोई इतना ऐसी बात नहीं है। पूरे देश में बिहारी को बिहारी कह के, बिहार के लोगों को बिहारी कह के अपमानित किया जाना, उनको नीचा दिखाना, ये हमारा क्लीसेट नहीं है, ये हमारा परसेप्शन नहीं है, ये हकीकत है आज देश की। बिहार के लोगों को बिहारी कह के बेइज्जत करना, गाली देना, नीचा दिखाना, ये सच्चाई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। नमस्कार, डीडी डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो बिहार विधानसभा का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और इसीलिए पूरे देश में बात बिहार की हो रही है और डीडी डायलॉग में भी आज हम बात बिहार की करेंगे। बिहार के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ संवाद करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में किसकी बहार है, बिहार में जो हवा का रुख है वो किस तरफ है। 20 साल हो गए नीतीश जी वहां पर लगातार अपना खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर ये दावा कर रहे हैं कि इस बार वो सत्ता पलट कर दिखा देंगे। मुद्दे तमाम हैं बिहार में जो इस वक्त चल रहे हैं, इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार से एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गिरिराज सिंह जी जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता। जोरदार तालियों से स्वागत करें गिरिराज सिंह जी का। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। बात बिहार की होगी, 2 टूक होगी उनसे बात, लेकिन इससे पहले कि बात बिहार की शुरू करें, गिरिराज जी के सियासी सफर पर एक नजर जरूर डाल लेते हैं। देखिए गिरिराज सिंह जी का सियासी सफर। मैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह मोदी सरकार के सबसे फायर ब्रांड मिनिस्टर्स में से एक हैं। वो अपनी बात को बेबाकी से कहने के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से प्राप्त करने के बाद इन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। गिरिराज सिंह ने 2002 में राजनीति में कदम रखा और भाजपा ने उन्हें बिहार विधान परिषद भेजा। बिहार सरकार में पशुपालन व मत्स्य संसाधन विकास और सहकारिता मंत्री के रूप में भी काम किया। 2014 में गिरिराज सिंह ने केंद्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला।
2019 में बेगूसराय से दोबारा सांसद बने और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 2021 में उन्हें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और 2024 लोकसभा चुनाव में तीसरी बार बेगूसराय से सांसद बनने के बाद इस वक्त वे मोदी 3.0 में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो गिरिराज जी के सियासी सफर पर हमने नजर डाली। गिरिराज जी, आप बिहार में भी लंबे समय तक रहे, वहां पर भी आपने मंत्रालय संभाला, दिल्ली में भी अब मंत्रालय संभाल रहे हैं। आपका दिल ज्यादा कहाँ लगता है, बिहार में या दिल्ली में? सच पूछे तो मैं 11 साल से दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रह नहीं पाता। या कंस्टिट्यूंसी रहता या फिर डिपार्टमेंट के काम से किसी जगह जाता। दिल्ली में बहुत लोगों को मन लगता है, हमें बिहार में ही मन लगता है। आपने सियासी सफर मेरा दिखाया। हम बिहार के रियली गांव से आते हैं। 1967 से जिंदाबाद मुर्दाबाद हम कर रहे हैं। जिस समय 67 के बाद वाले ही यहाँ बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोग हैं जो 67 के पहले वाले होंगे गिनती पर। तो हमारे गांव में राम मनोहर लोहिया जैसे शख्सियत का कई बार आना हुआ और उस रास्ते से करते 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 मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य जब बना, पार्टी में बरसों तक काम किया विभिन्न पदों पे, राष्ट्रीय, स्टेट, हर स्तर पर हम पार्टी के संगठन में काम करने के बाद यहाँ तक आए हैं। और जैसे नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, 20 घंटा तो कम से कम जरूर काम करते हैं। तो स्वाभाविक है जब आपका टीम लीडर ज्यादा काम करेंगे तो आपको भी काम करना पड़ता है। तो हम लोग भी उसी रफ्तार में करने की कोशिश करते हैं। उनके रफ्तार में तो नहीं जुट पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं और काम कर रहे हैं। चाहे एमएसएमई में पहले काम किया, एनिमल हस्बेंड्री में काम किया, रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज में काम किया, या फिर हम अभी आए हैं तो टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं। गिरिराज जी, राजनीति का लंबा आपका अनुभव है। आप कह रहे हैं 67 से आप जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बिहार की तो रग रग से आप परिचित हैं। बिहार की हवा किस तरफ बह रही है? चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, नीति और नियत, राजनीति में दो चीज होता है। नीतियां वही थी जो 2005 के पहले थी और नीतियां वही है जो 2005 के बाद हम नीतियों को आगे पीछे करते हैं। नियत क्या होता है? क्या कांग्रेस के शासन में, क्या मान्यवर लालू यादव जी के शासन में? कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। कुछ पत्रकार कहते हैं, एंकर में देखता हूं टीवी पर, कि आप उठा पुठा के ले आते हैं जंगल राज लालू जी। अच्छा, तो कंपेयर किससे करें? नीतीश कुमार 2005 के बाद आए हैं, तो उसके पहले 15 साल लालू जी थे आरजेडी, तो कंपेयर उन्हीं से करना पड़ेगा। जो बच्चे बिहार के आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखेंगे या अभी हैं बिहार से जुड़े हुए, जो 30 वर्ष से ऊपर के नहीं हैं, 30 वर्ष के हैं, उन्होंने बिहार को नहीं देखा। बिहार को नहीं देखा कि वहाँ लालटेन युग था। हम जब कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने तो मेरे मन में आया कि मैं किरासन तेल मुक्त पंचायत बनाऊं। मैंने ये स्थिति थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं, माहौल नहीं। मुझे याद है कि 6 में सबसे पहले रामदेव बाबा का एक कार्यक्रम लगा,
तो 4 बजे भोर सवेरे से बिहार के गलियों से पहली बार लोगों का विश्वास टूटा कि 4 बजे सवेरे हम गलियों से निकल करके गांधी मैदान पहुंच सकते हैं। ये मैं जिम्मेदारी के साथ, पहले खौफ था क्या? खौफ था। ये अंतर सबसे बड़ा अंतर हुआ है। लेकिन अभी आपने कहा, एक बड़ी बात कही आपने, कहा 2005 से पहले भी नीति, तो 2005 से भी वही थी, आज भी नीति वही है, नीयत बदली है। मतलब आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं सर, क्योंकि क्या बीजेपी, एनडीए और आरजेडी, क्या नीतियां इनकी बराबर एक समान नीति क्या होती है? हाँ, नीति होती है समाज के हित के लिए काम करना, सरकार की नीति है। वही अधिकारी नरेंद्र मोदी जब आए तब भी था, लेकिन आज जनधन अकाउंट कितना खुल गया, वही बैंक। नीतियां तो वही थी ना भाई, बैंक को लोगों का अकाउंट खोले। लेकिन जब नियत नरेंद्र मोदी जी का हुआ तो गांव के गरीब का सबका बैंक अकाउंट खुल गया। ये नीतियां और नियत होता। नीति थी कि लोगों का अकाउंट खुले, लेकिन नहीं खुलता था। नियत वाला आ गया तो नीतीश कुमार जब आए उस समय भी था, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर उस समय कंट्रोल किया। आप कहेंगे सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार का खराब है। आप ना भी पूछे तो मैं उस पर अपनी बात रखूं। नहीं, ये पूछना जरूरी है सर, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जंगल राज का आपने खुद जिक्र किया, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से बिहार में जिस तरह से ठाए ठाए गोलियां चल रही हैं, तो लोगों को तो इसी आज की रात याद आ गई। लोग कैसे कंपेयर, अब उसको उन जो ठाए ठाए गोलियां चल रही है उसको देखकर लोग पुराना जमाना याद करेंगे, तो पुराने जमाने की वापसी हो गई। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके दर्शक से गुजारिश करूंगा, फिर मैं कहूंगा नीति और नियत। एक अपराध होता है संपोषित, संरक्षित। एक अपराध होता है कोई आपकी दुश्मनी हुई, कोई जमीन की दुश्मनी हुई, किसी ने लूट के हिसाब से किया, तो उसको पकड़ करके सजा दिलाना। ये पहले संरक्षित अपराध था। सीएम हाउस में उसकी निगोशिएशन, जिसे हम गांव में पंचायती कहते हैं, अच्छा इतना में फिरौती हुआ है, अच्छा इतना दे दो, हो जाएगा, ठीक, जाओ। ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन आज आपने देखा 2 हत्या की जबरदस्त चर्चा हुई पटना की। एक हत्या की हुई खेमका जी, जिनकी दूसरी हत्या हुई पारस हॉस्पिटल में जी। दोनों में देखे पकड़े गए। अब पकड़े जाने वाले अधिकांश ये थे, नहीं तो वो थे। आप ये बार बार कहते हैं सर ये थे वो थे, अब ये थे वो थे, आप क्लियर नहीं करते सर बार बार। साफ साफ कहिए, आप तो साफ कहने के लिए जाने जाते हैं, नहीं कहते हैं। हम साफ साफ ही बोल रहा हूं। तो ये वो कौन है सर? ये वही है जो पहले संरक्षित दे रहे थे। मतलब आप ये और वो वही है जिनको तुष्टीकरण करते हैं, ये और वो हैं। यही दोनों कर रहे हैं और दोनों पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सर एक बात ठीक है, चलिए मान लीजिए आपने कहा संरक्षित अपराध नहीं हो रहा, लेकिन ये जिस तरह के क्राइम है उससे एक मैसेज जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपराधियों में डर नहीं है। आपको बड़ी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर जब तब होती है जब माना जाता है अपराधियों में डर। अगर डर खत्म हो गया कि हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दो, बिल्कुल डर कहां है? बिल्कुल आप सही कहें। अगर मैंने सोचा कि आज इस चैनल को बर्बाद करना है, बदनाम करना है, आपके यहाँ हमारे चैनल को छोड़ दीजिए, कोई घुस जाए, बदनाम करना, अगर यहाँ आकर के फायरिंग करके निहत्थे को या जान करके किसी का हत्या करके किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसको पकड़े, चला जाएगा, चर्चा शोर होगी, पता चलेगा इसके पीछे कौन साजिश कर रहा था। ये एक राजनीतिक साजिश भी 2 महीने 3 महीने से चल रहा है। नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार को जहां तहां इकट्ठे करो, धुन करके करो।
तो ये भी पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है, आगे भी चेहरा बेनकाब होगा। अच्छा, आप बार बार लालू राज की बात करते हैं। आपने कहा मुख्यमंत्री निवास के अंदर जो है फिरौती के लिए डीलिंग होती थी, लेकिन अब लालू तो जो नहीं है, अब तो तेजस्वी है, वो युवा पीढ़ी के हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जॉब दूंगा, मैं बाकी। तो आप तेजस्वी को रोकने के लिए लालू जी का याद क्यों कराते हैं? दोनों अलग पिता पुत्र है, लेकिन दोनों का अलग अलग हो सकता है। तेजस्वी भाई, डीएनए एक बहुत बड़ा चीज होता है। डीएनए वही है। जब ये कहते हैं कि मैंने इतने लाख रोजगार दिया, सरकार नीतीश कुमार की, और रोजगार ये दे रहे हैं। 3 साल नीतीश कुमार के साथ रहे, और जब ये लास्ट हटे, एक रैली निकाला, फोटो होगा तो निकाल के देख लेंगे। रैली निकाला तो सब शहर में गए, मेरे शहर में भी आए थे। पता चला कि मैं उधर जुलूस निकाल रहा हूं, मेरे जुलूस को उधर पोस्टर उस्टर फाड़ दिया। कई शहरों में किया। जब रैली हुई तो जिनको अब तेजस्वी जी को कह रहे हैं, हरियर का गमछा और लेकर के ऐसे 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 वो दिखा रहे थे। गांव की कहावत है, चोर चोरी से जाए कि तुम्बा फेरियों से चल जाए। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जिसके संरक्षण पर आप आएंगे, जिसके जीत करके वो आप पर हावी होना चाहेगा। नीतीश कुमार और एनडीए का जो वोट बैंक है वो शांति प्रिय है, वो विकास चाहता है। आज आपको किसी शहर से, बेगूसराय से चले आए, 3.5 घंटा में आप पूर्णिया से पटना चले आएंगे। हम बेगूसराय के रहने वाले हैं। 5 घंटा लगता था आज से कई साल पहले आने जाने में। आज मैं बेगूसराय से गांधी मैदान 1.5 घंटा में पहुंचता हूं। गिरिराज जी, आप लोग ये कहते हैं कि बिहार में बड़ा विकास हुआ, इस भरोसे आपको लगता है कि इस भरोसे एक बार फिर से आप लोगों की एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन विपक्ष कहता है अगर इतना काम किया है तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के लिए चुनाव आयोग के साथ आप मिलकर जिस तरह से एसआईआर चला रहे हैं, नाम काट रहे हैं, 50 लाख 60 लाख, इतने में तो पूरा का पूरा चुनाव इधर से उधर हो जाता है। मैं आपके ऑडियंस से प्रार्थना करता हूं कि आप खुल करके मुझसे पूछें एसआईआर पर। मैं 4 शब्द पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, या जो यहां नौटंकी कर रहे हैं। राहुल जी भी जाएंगे 9 से 14, एक बार होके आ गए। क्या कारण है जब एसआईआर शुरू हुआ 4 जिले में, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, आवास प्रमाण पत्र के लिए एसआईआर के शुरू होते ही 5 लाख 6 लाख आवेदन पड़े? क्या इसके पहले? पहला प्रश्न, चुनाव आयोग ने कहा इतने लोगों का 7 लाख का डबल था। ठीक है साहब, आप उस पर क्या बोलिएगा? इतने लोग मर गए। मैं एक डिबेट देख रहा था, एक आरजेडी के प्रवक्ता थी, वो बड़े खुश से कह रही थी बिहार सरकार ने मौत लिखा है कि इस 1 साल में, पहले जो चुनाव हुआ उसके बाद, कि इतने लोगों का डेथ हुआ। ये इतने लोग कहां से आ गए जो 20 लाख 22 लाख बाहर हो रहे हैं? 20 लाख 22 लाख बाहर हो रहे हैं जो अपना प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे हैं। और अगर आपसे मैं आग्रह करूंगा, किसी आदमी को भेज दीजिए, रिपोर्टर को, जिसका दाढ़ी हो, बढ़िया हो, लगे दिखने में मुसलमान है, और वो 4 जिले में घूम ले। आप भाषा देख लेंगे, कह देंगे ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है। ये बात अलग है, संरक्षण स्थानीय लोग ही दे रहे हैं, कोई दूसरा नहीं दे रहा है।
तो ये कौन लोग थे? अगर कोई मृत साबित हो गए हैं तो 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच कहे नहीं साहब हम तो जिंदा हैं, मुझे मृत, ये तो चुनाव आयोग दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर आप 15 भी ले आते हैं ऐसे केस जो मर चुके हैं तो मैं इसमें इंटरवीन करूंगा, वो तो विपक्ष को देखना है। लेकिन सर आपने फिर अभी आप मतलब ये कहते हैं कि गिरिराज जी जब बोलते हैं और इंटरव्यू देते हैं तो हिंदू मुस्लिम नाव ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं ये आपसे पूछना सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी आपने नीति और नियत की बात करी और नीति तो बीजेपी और मोदी जी की है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए कहा कि हिंदू होगा टीका लगाए हुए, तिलक किए हुए, तो उसको रिमोट गांव में संकट होगा आपके अनुसार जिन जिन बिंदुओं पर आप वहां चर्चा करना चाहेंगे। अच्छा। और कोई मुस्लिम लड़का होगा उसको कोई दिक्कत नहीं हो। आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति बिहार में है? मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपका नेटवर्क है आप ले आइए रिपोर्ट। तो सर 20 साल से आपकी सरकार, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार। चुनाव आयोग से फिर प्रार्थना आपके माध्यम से कहता हूं कि विद्यार्थी परिषद ने 1982 में नीतीश कुमार नहीं थे, 1982 में सर्वेक्षण करके सूची दिया था कि बांग्लादेशी घुसपैठी इतने आ गए हैं। अब समझिए 71 से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं उनके पुश्त दर पुश्त कितने होंगे? सरकारें किसकी थी? वो एस्टैब्लिश हो गया, वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा लिया, आज एगो बगल में है ममता दीदी जी। ममता दीदी के यहाँ रेड कारपेट बिछा रहता है, आइए मुंह कान धोइए 5 दिन रहिए फिर आपका रेट बन जाएगा, कार्ड आप चले जाइएगा। तो वही रास्ता अब है। चलिए आपने ऑडियंस की बात की तो मैं कुछ ऑडियंस से भी जल्दी से सवाल ले लेता हूं। ऑडियंस की तरफ से कोई सवाल है तो गिरिराज जी से। जी इधर माइक दीजिए, इधर। बिहार को औद्योगिक राजधानी बनाना चाहते हैं, पर आज भी रिफाइनरी की जब बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अधूरे हैं। देखा जाए तो उत्तर और साउथ का एक डिवाइड दिखता है गंगा के नीचे, और ये बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए लेके अभी तक क्या प्रोजेक्ट हैं? बेगूसराय में नरेंद्र मोदी जब से आए वो कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती। जब पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल ऐसे सारे चीज इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। फिर कम्युनिस्ट का शासन बढ़ा, वहां सब तहस नहस हो गया, फर्टिलाइजर बंद हो गया था। रिफाइनरी अब एक तरह से गोदाम बनने जा रहा था IOCL का, क्योंकि आसाम में रिफाइनरी खुल गया था। नरेंद्र मोदी जी ने 25,000 करोड़ लगा करके हल्दिया से पाइपलाइन ला करके उस तेल शोधक कारखाना को चला रहे हैं, और फिर उसके प्रोडक्शन साइज को बढ़ाया। कभी 1984 में राजीव गांधी जी ने कह के गए थे यहां पेट्रोकेमिकल्स होगा। राजीव गांधी जी 2 बार चुनाव कृष्णा शाही जी के नाम पर जीती, कांग्रेस जीती, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने 50-60 हजार करोड़ लगा करके रिफाइनरी को पेट्रोकेमिकल्स तक ला रहे हैं। फर्टिलाइजर बंद हो गया था। गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी उसमें भाग्यशाली हैं, 2-2 बार उसको लोगों ने किया और NTPC खोला, सड़कें बन। तो सर इतना विकास हुआ तो पलायन कब रुकेगा और लोग कब जाएंगे बिहार में नौकरी की तलाश में? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप पलायन का रेशियो ऑफ सीजन का है, ऑफ सीजन का है। अगर इसमें आज
भारत सरकार से लड़ाई हुई पाकिस्तान को, उसने उसके 7 एयरबेस को खत्म कर दिया। अब वो भरते भरते परेशान है। उसी तरह से लालू जी की खाई थी, नीतीश कुमार ने पहले उसको भरा और भरने के बाद आज वहां चमचमाती सड़कें हैं, 22 घंटा बिजली मिलती है। जब एयर कनेक्टिविटी बढ़ा है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ा है। आप जाए पटना, आप पटना से जब आए तो लगेगा 5 साल पहले 10 साल पहले आए होंगे, लगेगा नहीं पटना का एयरपोर्ट है। दरभंगा में एयरपोर्ट, पूर्णिया में एयरपोर्ट, 10 एयरपोर्ट का हुआ है। कनेक्टिविटी को दिया गया है, रोजगार के भी अवसर पड़ रहे हैं, एथेनॉल का यूनिट बैठ रहा है। तो कितना साल, जल्दी से कितना साल के आपको लगता है टारगेट है कि भाई बिहार से पलायन पूर्ण रुकेगा? अभी नीतीश कुमार की सरकार ने कहा है कि हमने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 20 लाख से ऊपर निजी, और अगले बार हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार की योजना बनाए हैं। तो जब रोजगार होगा, अब देखिए रोजगार की परिभाषा भी बदल गया है। रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि आज चैनल के अंदर रोजगार है। प्राइवेट चैनल कितने हैं, वो प्राइवेट है। आज जब मोदी जी की सरकार आई उस समय 13 करोड़ EPFO नंबर था, आज 30 करोड़ है। तो ये 30 करोड़ किसका है? बिहार वाले का भी है, दिल्ली वाले का भी है, गुजरात वाले का भी है, उसमें सारे देश का है। अगर वहां 4 एथेनॉल की नई फैक्ट्री बैठा। अब मैं आपसे बहुत संक्षेप में छोटे छोटे राजनीतिक सवाल, क्योंकि चुनाव का वक्त है। 2015 के चुनाव में लालू यादव जी, क्योंकि आप लोग अलग लड़ रहे थे, लालू यादव जी बीजेपी से बार बार पूछते थे, मैं आता हूं उस पर, बार बार पूछते थे कि भाई दूल्हा कौन है, आपका दूल्हा कौन है? इस बार जो है दूल्हा कौन है एनडीए का? दूल्हा मेरा फर्स्ट क्लास एकदम पॉलिटिकल डेंटिंग पेंटिंग होकर के बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार रोज घूम रहे हैं, रोज आ रहे हैं। दूल्हा नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। लड़के ने कहा था उत्तर बिहार के लिए, उत्तर बिहार में 22 जिले हैं जहां बाढ़ आती है, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले हैं जो बाढ़ से ग्रसित होते हैं। लेकिन बिहार में नरेंद्र मोदी ने पिछले हमें 50,000 करोड़ से ऊपर का राशि जो नहर बनाने के लिए, नदियों से जोड़ने के लिए दिया है। उसका, क्योंकि नेपाल से पानी छूटता है और वो दोनों तरफ आता है, तो हम नहर के द्वारा एक योजना अभी स्वीकृति हुई है, उसका भी निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक जल्दी से, क्योंकि आपने कहा दूल्हा नीतीश कुमार होंगे, बीजेपी वहां पर हमेशा बड़ी पार्टी कोशिश कर रही है फैलने की। क्या बीजेपी के मन में नहीं आता, या आपके मन में, आप इतने पुराने नेता, आप लोगों के मन में नहीं आता कभी आप भी दूल्हे की तरह से आपको प्रोजेक्ट किया जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? देखिए लोग भी, एक तो मैं संगठन का आदमी हूं और हमारे यहाँ ईमानदारी मैं कहता हूं, महादेव को साक्षी मान के, हम लोग जब राजनीति में आए थे तब मालूम नहीं था कि मैं बिहार में भी 2 बार मंत्री बनूंगा, 3 बार दिल्ली में बनूंगा। ये मुझे नहीं मालूम था, पार्टी ने बनाया। ये जरूर मैं जानता हूं कि हर पार्टी अपना मजबूती चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ पे कार्य करता है। अगर 76,000 बूथ है तो 76,000 हमारी टीम है। तो इसलिए, लेकिन हमारे नेता होंगे नीतीश कुमार, ये तय। बिल्कुल समझिए, लेकिन बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में, आप फायरब्रांड नेता बीजेपी के माने जाते हैं, आपके बयान लगातार वायरल होते हैं। आपने नीति और नीयत की बात करी। मोदी जी की नीति जो है वो है सबका साथ सबका विकास। आपकी बाइट अलग अलग कई बार होती है, आपको कभी डांट पड़ी है कि भाई आप इस तरह के बयान ना दें? देखिए, अब आप कहिएगा कि हम पूछ दें कि आपको बीबी से कभी झगड़ा हुआ है, तो आप बताइएगा। तो वो हमारे गार्जियन हैं,
हमारे अभिभावक हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे 2 साल बड़े हैं जी। तो यहाँ तो 2 घंटे के बड़े भाई होते हैं, वो बड़े होते हैं। हाँ। मेरा बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है, वो 1000 बार भी मुझे डांटते रहेंगे, लेकिन मैं सबको कहूंगा नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भेदभाव कभी नहीं किया। जो लोग हमसे पूछते हैं, कोई बता दे कि आयुष्मान भारत कार्ड जी हिंदू को मिला, मुसलमान को नहीं मिला। हाँ। कोई बता दे कि प्रधानमंत्री आवास हिंदू को मिला, मुसलमान को नहीं मिला। बिजली हिंदू को मिला, मुसलमान को नहीं मिला। गैस का चूल्हा हिंदू को मिला, मुसलमान को नहीं मिला। जब भेदभाव ही नहीं है, चलिए, और किसी ने कसम खा ले कि गिरिराज को वोटें नहीं देंगे, तो मैं क्या चलिए, तो गिरिराज जी के साथ 2-2 की चर्चा हुई और बड़ा खुलकर बोले। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी हमारे साथ आने के लिए, चर्चा करने के। जोरदार तालियों के साथ गिरिराज जी का एक बार फिर बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत सर, थैंक यू सो मच।